हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। गुड इवनिंग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग। क्या आप लोगों को एकदम आवाज जबरदस्त मस्त मजा दे दे के आ रही है और वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो फटाफट आग लगा दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, यो यो कर दीजिए, MMA कर दीजिए। जल्दी से फिर स्टार्ट करेंगे अपन डबल ए का खतरनाक सा कॉन्सेप्ट्स और देखेंगे नीट का एक एक क्वेश्चन जो ऑल्टरनेटिंग करंट से आ सकता है और मजेदार तरीके से पढ़ सकते हैं। बच्चों एकदम मजे ले रहे हो तुम लोग यार, एकदम मजा आ रहा है एकदम ऑल्टरनेटिंग करंट में। जल्दी से बताओ, VRMS, IRMS, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ओहो बच्चा लोग, क्या जबरदस्त मजा दिलाए हो यार बच्चे। चलिए तो शुरू करते हैं अपना क्लास। चलिए, सबको आवाज आ रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, मस्त है जीवन में। तो आज थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं सबसे पहले, क्योंकि मेरा आज टारगेट ही क्या है, सीरीज LCR सर्किट को पूरा फील दिला देना और बच्चों से एकदम सारा क्वेश्चन हो जाने वाला काम कर देना। तो एक्चुअल में ऑल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल और वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आसान है और हम सबसे होने वाला है यदि हम सब चीज सीख जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास मजेदार तरीके से और देखते हैं। ओके बच्चा लोग, तो आज का क्लास क्या है सर? आज है अपना ऑल्टरनेटिंग करंट का सबसे पहले सीरीज LCR सर्किट को पूरा पढ़ना और रिजोनेंस को पढ़ना। ऑल्दो ये चीज 2-3 दिन से मैं तुम्हें एकदम बता रहा हूं बढ़िया तरीके से, लेकिन आज तुम्हें पूरा इसका कंप्लीशन का फील आएगा। मैंने नोट्स में भी लिख दिया था कि LCR सर्किट को अपन पूरा पढ़ेंगे और एकदम फोड़ देंगे। इंपीडेंस वाला बिल्कुल शुरू से चलेंगे, जरा बताना और फटाफट आग लगाना पूरा सीख सीख के, ठीक है ना? चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं बच्चा लोग। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवीजन, जो कि लास्ट क्लास में किया था। थैंक यू बच्चा लोग। तो सबसे पहले अपन रिवीजन स्टार्ट लेते हैं एक जल्दी। ये क्या हो गया? हाँ चलो सही है। ये सबसे पहले सर आप रिवाइज करवा दो थोड़ा सा। ओके, रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट क्लास में तुम्हें मैंने पढ़ाया था क्या 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 क्या, जल्दी से बताओ। LC प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रेसिस्टिव, VRMS, IRMS, ये सारा चीज। यस, तो चलिए जल्दी से फटाफट बताइए आप लोग कि अगर ये रेसिस्टर है और यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग करंट है तो इसके अक्रॉस जो करंट होता है और ये जो वोल्टेज होता है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, दोनों के बीच का फेजर डायग्राम कैसा होता है और दोनों के बीच का डेल्टा फाई जो होता है कैसा होता है। पढ़ ले बेटा, कोई फैकल्टी चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि टीम को पता है कि अब भाई तुम लोग जानते हो। एक बात बताओ, मनीष सर ऑप्टिक्स पढ़ाते ही नहीं है, ना रे ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं ना वेव ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है? और हमने 4 साल एक ही जगह पढ़ाया हुआ है तो हमें पता है, समझ रहे हो बच्चे? और पांडे सर का तबीयत खराब है तो आराम से पढ़ ले, वही बेहतर है, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो रोगे और अगले साल यकीन में आओगे। समझ रहे हो? एकदम अपने अंदर सेट कर लो कि या तो रोएंगे या तो यकीन में आएंगे, उससे बेहतर है पढ़ लेके सेलेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो जल्दी से इधर आ जाओ और मजे लो जीवन का। डेल्टा फाई, डेल्टा फाई का मतलब क्या है बच्चे? जीरो। तो फेजर कैसा होगा बच्चा लोग? इधर 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 इधर, ये रहा E और ये रहा I। ओहो हो, हमें पता है दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। चलो बच्चों, डबल ए का कॉन्सेप्ट अगला स्टार्ट करते हैं। ये हो गया रिविजन रेसिस्टिव सर्किट का। दूसरा बेटा कैपेसिटिव सर्किट। अब बेटा ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, जल्दी से बताओ कैपेसिटिव सर्किट का हालत कैसा था? जल्दी से बताओ कैपेसिटिव सर्किट का ये सी बताओ, इसके रेसिस्टेंस को क्या बोलते थे? और बताओ 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 जल्दी से कि इसका फेज डिफरेंस कितना होता था, लैग लीड सब बताना है एकदम। और जल्दी से इधर आ जाओ बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। यहां पे इंडक्टर भी बता देना जल्दी से। पहले तो बताओ कैपेसिटर। ओके सर, ये हो गया L, ये हो गया E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार बात है बेटा। चलिए सर, इसमें आपने बताया था, जल्दी से बता दो, +90 कौन लिख? करंट लीड्स द वोल्टेज। अब देखना, मजा दिलाता हूं, सुनना। बच्चों ने बोला सर इसका जो इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC, ये इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। मतलब ये एक इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है
और इसका वैल्यू क्या होता है, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। एक्सी का वैल्यू बताना। तुम लोग एकदम सही चल रहे हो बेटा, एकदम। ओहो आ गया आंसर 1/xc, 1/ओमेगा सी, सॉरी। ओके, ओमेगा का वैल्यू 2πf, ये भी हमें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। इसका जो करंट तुम निकालते हो तो तुमने बताया कि करंट जो आता है आई वो होता है सर E0/xc इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ऐसा ही हुआ था? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। यस, तो बच्चों यहां पे तुमने बोला कि ये जो है ईएमएफ ओमेगा टी का रेफरेंस है और यहां से π/2 आगे फेंक दिया है ये, इसीलिए तुमने बोला था कि वोल्टेज को, सुनना बात को ध्यान पूर्वक, ये रहा वोल्टेज और इसके आगे चल रहा है, ये ओमेगा टी का रेफरेंस मैं हमेशा लेता हूं, तो इससे आगे चल रहा है कौन, करंट। कितना आगे चल रहा है बेटा, π/2 से। कितना आगे चल रहा है बेटा, π/2 से। तो यहां पे ये रहा टक 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 टक। अब सुनना इस लाइन को, क्या इसका दूसरा लैंग्वेज भी यूज किया जा सकता है? इसका सेकंड लैंग्वेज भी यूज किया जा सकता है क्या? क्या क्या क्या, जल्दी से बताओ। इसका सेकंड लैंग्वेज ये यूज किया जा सकता है कि सर ये किसी भी आर्बिट्री टाइम पे है, ये करंट है किसका, कैपेसिटर के क्रॉस। तो कैपेसिटर के क्रॉस करंट, कैपेसिटर के क्रॉस करंट और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, उसी की बात मैं कर रहा हूं अब। हाँ सर, बिल्कुल बात कर रहे हो। अगर मैंने बोला कि करंट वोल्टेज को लीड करता है तो क्या ये मैं नहीं बोल सकता कि वोल्टेज करंट को लैग करता है? अरे सर बिल्कुल बता सकते हो। एक बच्चा भी बोल रहे जा रहा है ना, है ना, अदीप बोल रहा है, नैसू बोल रही है, अरे बहुत सारा बच्चा लैग लैग लैग। तो अब इसका दूसरा लैंग्वेज मैंने बताया था लेकिन तुम फंसने लगे थे बाद में, इसीलिए मैं अभी ही बता देता हूं। देखो, इसका दूसरा फोटो हम ऐसे भी बना सकते हैं कि इस करंट ही यहां पे दिखा दूं। अगर मैं करंट यहां पे दिखाऊं तो मुझे बताओ कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैपेसिटर किधर होगा, वीएल किधर होगा, जल्दी से बताओ। अगर मैं यहां पे दिखा दिया करंट तो वीएल किधर होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वीसी किधर होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, ये बता, नीचे नीचे नीचे। आहा क्या बात है। अगर एक एक बच्चे को सही में एकदम फील आ रहा है ना तो जबरदस्त वाली आग लगा के बता देना कि सर एकदम तगड़ा ही मजा आ रहा है, इधर होगा वीसी। सेट है कहानी सर, पक्का। अब एक दो चीज समझ लेते हैं फटाफट बेटा। क्या सर, अब अगर मैं पूछूं करंट बताओ इसके क्रॉस, पीक करंट, इसके अक्रॉस बताओ करंट, आरएमएस करंट, इसके अक्रॉस बताओ कोई जनरल करंट, तो अब तुम्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। सबका आ गया है आंसर भैया, इसीलिए मैंने करंट को अगर रेफरेंस माना तो वीएल अगर लिखूंगा वीसी तो नीचे आएगा, वीसी अगर लिखूंगा तो नीचे आएगा। यस, चलो जल्दी से अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं आई आरएमएस क्या होगा तो तुम बोलोगे ई आरएमएस बाय एक्सी। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, क्या दिक्कत है ना? यस यस। अब अगर मैं पूछूं तुमसे आई नोट क्या होगा तो बोलोगे ई नोट बाय एक्सी। अच्छा, ये भी बात समझ में आ गया, चलो रिवीजन भी हो गया। अब एक चीज हमें पता है कि क्या सर, अच्छा अभी तो तुरंत से मैंने क्या किया था, ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट लाया था। हाँ, इसका कहानी हो गया खत्म, सारा सेट है कहानी। हाँ सर, ये दूसरा नंबर का कहानी पूरा हो गया खत्म। ओके, पहला नंबर का आपने रिवीजन करवा दिया, खत्म। पहला रिवीजन वाला पॉइंट बता दिया, ये दोनों सेम फेज में होता है। करंट निकालना हो तो क्या लिखोगे, करंट निकालना हो तो क्या लिखोगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर लिखेंगे, और यही है इसका रेसिस्टिव सर्किट का। ओके, चलो जल्दी से बताओ कि इंडक्टर में क्या था, तीसरा रिवीजन पॉइंट क्या था। सर इंडक्टर में आपने बताया था इसके क्रॉस जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो होता है ओमेगा एल के बराबर। टी क्यों लिख रहा हूं मैं, ओमेगा एल के बराबर। सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार। और मैंने तुम्हें बताया था कि इसका फेजर कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, आई लैग करता है। तो तुम एक्चुअल में बताए थे कि अगर मैंने इधर वोल्टेज लिखा था, जो कि मैं हमेशा ईएमएफ से लिखता हूं जिसका कि रेफरेंस ओमेगा टी लेता हूं, तो मैंने बोला था कि करंट नीचे होता है, करंट नीचे होता है, मतलब आई हमेशा नीचे होगा। करंट लैग्स द ईएमएफ बाय पाई बाय 2।
क्या इसका दूसरा लैंग्वेज यूज कर सकते हो? अरे हाँ, फोटो ही तो बनाना है भैया। तो अगर मैं करंट को रेफरेंस लूं फिर से, ओहो, यदि मैं करंट को रेफरेंस लूं फिर से, तो वोल्टेज किधर जाएगा? वोल्टेज इससे 90 डिग्री ऊपर होगा। तो बताओ वोल्टेज जो होगा इंडक्टर के क्रॉस, वो ऊपर लिखूंगा या नीचे लिखूंगा? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। ओहो, और बचवा और बचवी दोनों बता दो। यस सर, ऊपर 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 ऊपर। तो इसका दूसरा लैंग्वेज ये है, ईएमएफ जो कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, लीड्स द करंट। यहां वोल्टेज लीड करता है और यहां करंट लीड करता है। अगर लीड लीड में समझोगे तो मतलब आगे चलना, आगे चलना, और बाकी तो तुम्हें समझा ही दिया था। तो मैंने तुम्हें बोला था, मैं जब एलसीआर सर्किट पढ़ाऊंगा बेटा, तो तुम्हें पूरा फील दिला दूंगा मैं इस बात का कि किस तरीके से करंट, वोल्टेज, ये सारा गेम हो रहा है और खतरनाक गेम हो रहा है। पक्का? यस सर, एकदम बेहतरीन मजा दे दिया है आपने। ये रहा ईएमएफ, ये रहा करंट, और एकदम दमादम काम चल रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों, अगर मैं तीनों को मिला दूं और करंट को रेफरेंस रखूं, तो जल्दी से बताओ कौन ऊपर कौन नीचे? भाई सर, अगर आप करंट को रेफरेंस लेंगे और एल सी आर तीनों चिपका देंगे, तो करंट रेफरेंस है जो कि रेसिस्टेंस के डायरेक्शन में हमेशा होता है, क्योंकि करंट हमेशा रेसिस्टेंस के डायरेक्शन में तो होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस और करंट में ईएमएफ और ये दोनों सेम फेज में होते हैं। तो जिधर मैं लिखा हूं आई, ये वाला आई, उस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस भी होता है। हमेशा ये बात मैं बोल सकता हूं, जिधर आई उधर ही वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि दोनों के बीच का फेज एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो अब तुम्हारे पास एक बेहतरीन चीज आया, इधर होगा वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस और उसके निचले वाले में होगा वीसी, ऊपर वाले में होगा वीएल। तो बच्चा लोग, क्या तुम ये बात बोल रहे हो वीसी ऊपर होगा या नीचे होगा? अरे वीसी नीचे होगा ना बचवे, वीसी किधर होगा? नीचे। करंट अगर रेफरेंस है तो वीसी ऊपर ऊपर क्यों बोल रहे हो? गड़बड़ कर रहे हो। वीसी ऊपर होगा यार, बताओ ये सही लिख रहा हूं या नहीं? करंट अगर रेफरेंस है तो वीसी नीचे, करंट अगर रेफरेंस है तो वीएल ऊपर। तो अगर एलसीआर तीनों मिला दूं, जो कि लास्ट क्लास में मैंने मिलाया था, चौथा रिवीजन जो कि अभी भी कराने वाला हूं, एल भी बना दिया, सी भी बना दिया, आर भी बना दिया, और यहां पे लगा दिया एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो अगर मैं बोलूं करंट रेफरेंस है, तो इधर की तरफ बोलोगे करंट रेफरेंस है, जो कि वीआर इधर ही है। तो ऐसा मैं लिखता हूं, वीआर इधर है, करंट का रेफरेंस पे करंट रेफरेंस है। वीसी जो था वो नीचे था या ऊपर था? अभी तो तुम्हें नहीं बोला। वीएल करंट के ऊपर है और वीसी किधर है? वीसी करंट के नीचे है। तो करंट अगर रेफरेंस है तो कौन ऊपर कौन नीचे? वीएल ऊपर, वीसी नीचे। ये एक्चुअल में मैं बनाया हूं वोल्टेज फेजर, ये मैं बनाया हूं वोल्टेज फेजर करंट को रेफरेंस मानते हुए। करंट को रेफरेंस, इसका मैं 2 पॉइंट मेंशन कर देता हूं। करंट क्या है? यहां पे रेफरेंस है। करंट क्या है? रेफरेंस है। ओके सर, करंट रेफरेंस है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? दूसरा, करंट अगर यहां पे है और हमने वोल्टेज का फेजर बनाया है, और है ये एक्चुअल में वोल्टेज का फेजर, वोल्टेज फेजर, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या करंट का फेजर बना सकते हैं? किसने बोला नहीं बना सकते हैं? तो इसीलिए मैंने तुम्हें बताया कि वीएल ऊपर, वीसी नीचे, वीआर इधर। तो फाइनली मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें ये फोटो इसीलिए बना के बोला था कि मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे पता चल गया था तुम यहां पे फंस गए, क्योंकि मैंने तुम्हें ये बात बोला था, फोटो नहीं बनाया था। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बोला था करंट लीड्स द ईएमएफ, और बार बार बोल रहा था अगर कोई लीड कर रहा है तो दूसरा लैग करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें ये फोटो बनाया ना, तुम सब आधा हिल गए कि सर इधर वीसी लिखो, वीसी लिखो, वीसी लिखो। मुझे आ गया था समझ तुरंत से कि बच्चे को ये बताना पड़ेगा पीछे जाके
तब ये लोग तुरंत समझ जाएंगे कि करंट को अगर रेफरेंस मान के बोल रहे हो तो वीसी होगा लैग और वीएल होगा लीड। इसीलिए हम बोलेंगे वीएल ऊपर वीसी नीचे, दोनों के बीच का एंगल पाए, और जिधर करंट उधर ही रेसिस्टेंस। तो एलसीआर सर्किट का अगर मैं इस तरीके से फेजर तुम्हें बनाने की बात करूं तो इसीलिए हम इधर वीआर लिख देंगे, इधर लिख देंगे वीएल और इधर लिख देंगे वीसी। इसके लिए किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है एक तिनका, तो तुम्हें बिल्कुल एक तिनका दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैंने पूरा हर एक चीज तुम्हें बता दिया है। क्लियर है? बहुत सारे न्यूमेरिकल में, बहुत सारे डायग्राम में अगर ऊपर में तुम्हें एक्सी दिख जाए या एक्सेल दिख जाए, वरीड नहीं होना है, वरीड नहीं होना है। वो क्वेश्चन वाला जो सॉल्यूशन तुम्हें दिखा रहा होता है ना, उसके बाद वो इसे बता रहा होता है कि वो जो एंगल है वो लीड और लैग के कॉन्सेप्ट से बता रहा होता है। तो बच्चों यहां तक एकदम जबरदस्त मजा आ गया है तो तगड़ा आग लगा दो। और यदि मैं बोलूं कि VL इज ग्रेटर देन VC तो कैसा होगा बेटा? तो तुम बोलोगे सर यहां पे ये हो जाएगा VL माइनस VC और ये हो जाएगा VR, और इनके बारे में अब मैं बात करने वाला हूं पूरा सारा एक एक करके। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि एक्चुअल जो EMF होगा वो इस सब का फेजर है, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो नेट वोल्टेज होगा V, ये एक्चुअल में ये जो वेक्टर है, ये एक्चुअल में एक वेक्टर है जिसका कि ये वाला पॉइंट जो होगा वो VL माइनस VC है और ये वाला पॉइंट VR है। तो ये जो V होगा वो हो जाएगा रूट अंडर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। ये तब है जब इफ कंडीशन फॉलो हो रहा है, इफ VL इज इक्वल टू ग्रेटर देन VC। लेकिन अगर सिर्फ एक एक लोगे तो अरे सर आप पक्का आरसी सर्किट पढ़ाने के चक्कर में लगे हो और LR सर्किट। यस, तो तुम मुझे तुरंत से बताना बेटा। अरे रोज कोई लास्ट क्लास में मैंने ना गलत बताया ना सही बताया, मैंने तुम्हें बार बार बताया कि VL ऑब्लिक VC। तुम लोग पढ़ते हो नहीं यार, और VL ऑब्लिक VC क्योंकि मैंने बोला था तुम्हें, तुम सुनोगे नहीं तो मेरी क्या गलती है। 10 बार बोला था, जैसे ही तुम्हें इसमें दिक्कत आया था और मेरा टाइम खत्म हो रहा था तो मैंने 100 बार तुम्हें बोला मैं इसके बारे में बात करूंगा करूंगा करूंगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और अब तुम बोलो लास्ट क्लास में आपने गलत बताया तो मेरी क्या गलती है? गलत पढ़ के जा, सीखता रहा गलत। अगर तुम बात ही नहीं सुनोगे, कहीं और बिजी रहोगे, पता चला कोई याद कर रही होगी और उस टाइम पे बिजी रहोगे और सुनोगे नहीं मेरा बात, तो मेरी गलती है क्या यार बच्चों बताओ? तो तुम्हें समझ में आएगा, एकदम गलत ही समझ में आएगा, तुम्हें सही चीज आएगा भी नहीं बेटा। चलो सर एकदम बढ़िया मजेदार दमकदार चमकदार। अब देखो बेटा, अब मैं तुम्हें एक्चुअल में LCR सर्किट पूरा फील दिला देता हूं और शुरू करता हूं। लेकिन मुझे पहले क्लैरिटी करनी थी कि तुम्हें दिक्कत LC ऑसिलेशन करता है, उसको सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। वो ऑसिलेशन करता है टक 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 SHM। है ना बच्चे? चलो जल्दी से आ जाओ बच्चा लोग। देखो जब पढ़ रहे हो ना तो सिर्फ पढ़ाई करो, जब मजे मार रहे हो तो सिर्फ मजा ही करो, और जब खेल रहे हो तो सिर्फ खेलो। लेकिन मेरा बात को ढंग से सुनोगे तो नीट में 45-50 जो आएगा सब आएगा बेटा। लेकिन सुनोगे नहीं और भाषणबाजी करोगे तो कुछ ना हो भैया। चलो इधर आ जाओ, ट्रांसफार्मर बाद में पढ़ाएंगे, अभी इधर आ जा, 3-4 क्लास अभी बाकी है, इधर आ जा। सब क्या कराने वाले हो? अब मैं पढ़ाने वाला हूं सीरीज। अच्छा LR सर्किट पढ़ा दूं क्या? पहले LR पढ़ ले, क्या दिक्कत है? चल LR ओके। चलो सर, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट यहां पे दे दिया आपने, इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आ रहा है सर। यहां पे ये L है तो इसके क्रॉस XL होगा। यहां पे क्या है? XC हो R है, ये XC XL छोड़ दो। चलो ये है L, इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है वो लिख दिया VL, इसके क्रॉस का वोल्टेज हो गया VR। अभी इंपीडेंस वगैरह सब दमादम बताऊंगा, चलो इधर आ जाओ। तो अब क्या बताया मैंने? अब क्या बताया कि यहां पे इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी में करंट रेफरेंस है, तो ये VR इधर होगा, VR इधर होगा। अब ध्यान पूर्वक एक एक चीज को सीखना है, एक एक चीज को सीखना है। हाँ सर, VR इधर होगा, ओके। और दूसरा VL किधर होगा बच्चे? ऊपर लिख दो VL। ठीक है सर, ये लिख दिया। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं VR और VL का वैल्यू क्या होगा?
तो तुमने बोला मुझे कि सर अगर आप वी आर लिखना चाहते हो तो दो तरीके का चीज है, एक तो आप आरएमएस लिखो, आरएमएस, ओके, और एक पीक लिखो। ठीक है, दोनों लिखता हूं, चलो दोनों लिखता हूं, चलो 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 चलो। वी आर एम एस अगर लिखता हूं मैं, वी आर एम एस, तो क्या करोगे, लिखोगे वी बराबर आई आर, तो लिखोगे आई आर एम एस इंटू आर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीक की बात करोगे, पीक का, तो क्या लिखोगे, अगर मैं लिखूं वोल्टेज आर के अक्रॉस पीक वाला, तो क्या लिखोगे, आई नॉट, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया आई नॉट को पीक करंट बोलते हैं, है ना, है ना। एक बच्चा वी वाला प्लीज सर, आप लोग लेट आते हो यार क्लास, देखो तो कितना फ्लो में, खराब मत करो, बता दूंगा, रुक जाओ थोड़ी देर पेशेंस रखो, अभी जो बता रहा हूं वो सुनो, बता दूंगा, रिपीट करूंगा। वी आर क्या होगा, आई नॉट इंटू आर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर। अब सुनना बात को ध्यान से, अगर मैं यहां पे बोलूं तुमसे कि बेटा, अगर तुम्हें बोलूं कि इंडक्टर के क्रॉस आरएमएस करंट बताओ, तो तुम क्या लिखोगे, जल्दी से मुझे बताओ, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं बच्चों कि यहां मैं क्या लिखूं कि तुम्हें समझ में आ जाए, यहां पे मैं क्या फील करूं। अगर मुझे लिखना है वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर आरएमएस, मैं क्या लिखूं यहां पे, और मुझे यहां पे लिखना है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पीक, क्या लिखूं यहां पे, जल्दी से ये दोनों जगह को भरो 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 भरो, आगे आंसर। अरे आयान सर इतना टाइम लगा हुआ, कैसे काम चलेगा भैया। एक्सेल 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 एक्सेल, तो एक्स आई मत लिखो, एक्सएल इंटू आई लिखो, क्या लिखो, एक्सएल इंटू आई, है ना। वी आर एम एस क्या होगा, एक्सएल, और आई से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां पे क्या लिखोगे, आई आर एम एस। यस, सब लोग समझ गए हो, मुझे पता चल गया तुम्हारे बोलने के अभाव से, प्रभाव से, आई आर एम एस इंटू एक्सएल, ओहो मजा आ गया। और वीएल क्या लिखोगे, जल्दी से बता दो, आई नॉट इंटू एक्सएल। ये तरीका है लिखने का बच्चों, ये तरीका है लिखने का। तो हमें तो पता है कि रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या लिखोगे, आई नॉट। अगर पीक की बात करूं तो भी लिखोगे क्या, आई नॉट इंटू आर, ओहो बिल्कुल लिखेंगे सर। और यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे आई नॉट इंटू एक्सएल। अच्छा भाई साहब, ऐसा क्या, हां बिल्कुल हां। तो अब तुम जरा सा देखो, अगर इन दोनों का तुम इक्वेशन भी लिखना चाहते हो, सुनना बात को ध्यान से बच्चों, क्या लिखना चाहते हो, इक्वेशन। तो एक्चुअल में ये आखिर लिखे कैसे थे तुम ऐसे लिखे थे कि सर ये एलआर सर्किट है, हाँ बेटा बहुत बढ़िया है। तो तुमने देखा यहां पे कि सर रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज को हमने देखा है कि रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होता है, हाँ बेटा। तो वी आर जो लिखोगे इन जनरल, वो लिखोगे ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर, हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही लिखते हो। अब देखना, इसी ई नॉट बाय आर को तुमने बोला आई नॉट, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका था आई नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ सर ये क्या लिख दिया मैंने, सही है ना यार। तो ये वी आर नहीं है सर, ये क्या कर रहे हो, ये आई आर है, ये आई आर है सर, ऐसा लिख सकते हो है ना, हाँ आई आर। अब दूसरा देखो, आई अक्रॉस रेसिस्टेंस जो होगा वो ऐसा होगा, हाँ सर बिल्कुल 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 ऐसा। और वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस भी अगर मैं यहीं पे लिखूं, तो तुम्हें पता है कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है, इसीलिए इसे आप लिखोगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ना यहां पे चक्कर है थोड़ा सा, वोल्टेज करंट फेज का डिफरेंस के चलते बच्चों को एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है। तो ये मैंने किसके बारे में बात किया, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर के बारे में, क्योंकि दोनों सेम फेज में होता है, आई भी ई भी, तो इसीलिए यहां पे फेज डिफरेंस दोनों का सेम दिख रहा है, फेज डिफरेंस दोनों का सेम दिख रहा है, ये ईएमएफ दिख रहा है, ये करंट दिख रहा है, ओके। अब दूसरा बात सर आपने किया इंडक्टर का, इंडक्टर का जो करंट होता है सर, इंडक्टर का जो करंट होता है सर, वो आपने सिखाया है हमें, ये होगा ई नॉट बाय एक्सएल, ई नॉट बाय एक्सएल, और यहां पे आपने सिखाया था साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, और यहां पे क्या बताया था मैंने, माइनस पाई बाय 2, यही बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, ये करंट बताया था। और वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर जो था, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर जो सिंपल इंडक्टर के केस में बताया था, वो क्या बताया था, इस करंट से वोल्टेज पाई बाय 2 आगे चल रहा होगा।
अब यहां पे कुछ फेज के डिफरेंस आ गए हैं तो एक एक्स्ट्रा मैं फाइल लिखना पसंद करूंगा, कुछ फाइव वाई लिख देता हूं, क्योंकि अभी एग्जैक्ट तो तुम नहीं बता सकते क्या है कहानी। क्यों नहीं बता सकते सर? क्योंकि अभी के कहानी में बेटा सिर्फ इंडक्टर नहीं है, सिर्फ कैपेसिटर नहीं है, दो दो चीज आ गया, तो एक्चुअल में जो नेट करंट है वो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ भी। समझ रहे हो पूरा? यह कंफ्यूजन होना शुरू हो गया है तुम लोगों को? पक्का समझ रहे हो? तो एक्चुअल में सर ये VR है, ये VL है, ये नेट V को बताएगा, जो कि करंट में आप लिखोगे, क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? I0 इंटू इस सर्किट का जो नेट रेसिस्टेंस होगा जिसे बोलते हैं Z। क्या बोलते हैं? Z। क्या बात पूरा समझ में आ गया एकदम दमादम? अरे वोल्टेज जो होगा क्या बताया मैंने? I इंटू R ही तो लिख रहे हो, जहां पे ये Z को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेसिस्टेंस। इफेक्टिव रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। चाहे वो LR सर्किट की बात करे या फिर RC सर्किट की बात करे या फिर LCR सर्किट की बात करे। राइट राइट ओके। देखो तुम्हें यहां पे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है कि सर वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस जो होगा वो IRMS अक्रॉस R होगा, खत्म। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर IRMS इंटू एक्सएल होगा, खत्म। वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर I0 इंटू R होगा, खत्म। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर I0 इंटू एक्सएल होगा, खत्म। अब अगर एलिमेंट्स में अलग अलग चीज को तुम ऐड करना लगोगे तो तुम सीधा ये नहीं बोल सकते हो कि वो उसी फेज में होगा जैसा एक के ऊपर होता है, क्योंकि फेज एक्चुअल में अब ये डिस्कस करेगा। जेड कैसे निकालेंगे? अभी जेड ही तो आ रहा है बचवे, क्यों टेंशन ले रहा है? जेड ही तो निकालने का तरीका है। लेकिन यहां पे मैंने तुम्हें एक चीज एक्स्ट्रा बोला था कि क्योंकि ये इंडक्टर के क्रॉस का करंट हम बता रहे हैं, तो अभी एग्जैक्ट तुम फाई सिर्फ नहीं लिख सकते हो, सिर्फ फाई नहीं लिख सकते। ये फाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, कहां से आएगा, ये सब बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा। लेकिन ये फाई के चलते चेंजेस की पॉसिबिलिटी है, ये तुम्हें समझना जरूरी है, और ये चीज समझा दूंगा। अभी पहले यहां से जेड को निकालो, पहले जेड को निकालो, यहां पे सेकेंड टाइम को छोड़ दो। तो सर ये हो गया नेट वी हो गया I0 इंटू जेड, जो कि इन दोनों सर्किट का नेट इफेक्टिव रिएक्टेंस था। अच्छा बहुत ही बढ़िया बात है। अब पूरा ध्यान इधर देना है, पूरा ध्यान। तो तुम्हें पता है ये सारे वेक्टर्स हैं, तो ये VR हो गया और इधर VL हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं? दिस V। एक मिनट रुक जाओ, ये पेजेस में तुम्हें जो दिक्कत है वो कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। एक मिनट रुक जाओ। तो इसमें जो सर ये चीज होगा V, जो कि पीक करंट की बात, पीक वोल्टेज की बात कर रहा है, वो I0 इंटू जेड होगा। यस, तो हम लिखेंगे इसका फेजर के अकॉर्डिंग V का स्क्वायर, क्योंकि ये रिजल्टेंट V है, इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। हाँ सर, ये तो आपने पहले भी बताया था कि एक्चुअल में जो नेट V होगा वो VR और VL का वेक्टर सम होगा। ये फास्टेस्ट मेथड है, और इसको तो मैं और भी डिफरेंट तरीके से समझा दूंगा, अभी SHM से, वेव से, सब जगह से समझा दूंगा। ठीक है? तो जिसको नहीं आया है ये वाला पेज, बिल्कुल वरीड मत हो, अभी पहले ऊपर समझो। ऊपर सिर्फ दो चीज मैंने बताया है, एक R और एक L। L का फेजर बना दिया, R इधर है, L इसे लीड करेगा, इधर हो जाएगा। नेट इफेक्टिव वोल्टेज अगर मैं सर्किट का बोलूं तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा, जिसे हम इंपीडेंस बोलते हैं। तो क्या होगा वो? V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I इंटू Z। तो ये I इंटू जेड इधर आ गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही इस V को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आपने बताया ये VL, VC, VR सारे के सारे फेज में है, वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव है, और ये सारे फेजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक तो इधर आ गया वोल्टेज, है ना, रेसिस्टेंस वाला, और उससे इंडक्टर वाला लीड किया था, तो π/2 पे, यानी कि दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है बेटा, तो उसका रिजल्टेंट क्या लिखते हो तुम? x² + y² का रूट अंडर। तो वही मैंने किया है यहाँ पे। तो ये एक्चुअल में क्या है कि एक वेक्टर मान लो अगर तुम्हारे पास इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, और ये कोई भी R है मान लो, और ये कोई एक्सएल है मान लो, तो क्या लिखोगे? नेट वेक्टर को क्या लिखोगे? नेट वेक्टर को लिखोगे रूट अंडर R² + XL का होल स्क्वायर।
बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 90 जीरो होता है, इसीलिए ये क्लास खत्म हो जाता है, ये वाला चीज पूरा खत्म हो जाता है। तो अब यहां पे क्या हो गया सर ये v नॉट का स्क्वायर मतलब क्या? आपने अभी तुरंत बताया आई नॉट स्क्वायर और जेड स्क्वायर। हाँ बेटा, अच्छा, और वी आर का मतलब अभी तुरंत बताया आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। वीएल को अभी तुरंत बताया क्या? आई नॉट स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। अरे भाई साहब, कहानी तो ये आ गया कि ये तो वैसे भी खत्म था, लास्ट क्लास में यहीं पे IRMS के थ्रू बताया था, क्योंकि ये दोनों में वैलिड है। ये RMS के लिए भी वैलिड है, पीक के लिए भी वैलिड है, पीक के लिए भी वैलिड है, RMS के लिए भी वैलिड है। तो मैं अगर RMS लिखता हूं तो सब में RMS लिखूंगा, और पीक लिखूंगा तो सब में पीक लिखूंगा। तो बच्चे आपको ये बात मजा दे देगा कि सर ये आ चुका है Z, और इस LR सर्किट का जो इंपीडेंस होगा वो एक्चुअल में सर ये हो जाएगा स्क्वायर उड़ा के रूट, और ये एक्सएल का स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर लिख दो, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो कभी भी इंपीडेंस अगर पूछता है किसका, अरे किसका पूछता है, किसका पूछता है, जल्दी से बताओ किसका? LR सर्किट का। तो ये तुम बोलोगे। आया बात समझ में? अगर दूसरा बात करते हैं यहां पे बेटा, तो क्या करोगे? देखो ये हो जाएगा रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस 1/, ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और ओमेगा को लिखोगे 2πf। तो इसे और भी तरीके से लिख सकते हो तुम, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2πfl, अच्छा, का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ओके, इसे सॉल्व करके कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हें ये याद रखना है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। और अब तुम्हें एक्चुअल में अगर मैं पूछूं कि इस सर्किट का नेट करंट क्या है, तो अब तुम्हें करंट यहां से समझ में आएगा कि नेट वोल्टेज इधर है तो नेट करंट इधर ही होगा, जिधर नेट वोल्टेज है उधर ही नेट करंट है। अब तो ये जो एंगल बनता है ना बेटा, ये एक्चुअल में फेज डिफरेंस होता है, जो मैं यहां बोलने की कोशिश कर रहा था। इसे अब मैं समझा देता हूं, जल्दी से देखना, एकदम मजेदार बात बोल रहा हूं। तो यहां पे बेटा ये जो तुम फाई लिखे हो, ये अब तो वोल्टेज इधर है, ये जो वोल्टेज है एक में इधर है एक में इधर है, तो नेट सर्किट में कितना करंट निकालोगे? तो उसके लिए नेट वोल्टेज निकालना पड़ेगा सर। तो वो करंट किधर है? इधर की तरफ है, इधर की। तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा? वो फाई से निकालना पड़ेगा, और ये फाई tan फाई निकालो। तो tan फाई निकालोगे तो क्या लिखोगे? tan फाई निकालोगे लिखोगे P/B। तो अब एक्चुअल में अगर तुम करंट लिखते हो ना इस सर्किट का, तो ध्यान से अब सुनना, तो करंट जो होगा वो हो जाएगा इसका I नॉट, ध्यान रखना, I नॉट साइन पहले जो EMF था वो कितना था? ओमेगा टी वाला। लेकिन अब ये प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, मुझे यहां का डेटा नहीं पता है। अब एक्चुअल करंट सर्किट में उसी हालत में नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे रेसिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, कुछ भी है, तो वो एक नए फेज को ले लेता है, और वो फाई अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं फिर से फेजर डायग्राम, और हम फाइनल फेज बनाते हैं। तो अब का जो फेजर है वो क्या है? इधर की तरफ है क्या? एक्सएल। क्यों लिख दिया मैंने एक्सएल? क्योंकि तुमने देख लिया है कि ये कॉमन चीज था सर, ये आई नॉट कॉमन था, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो हम ये सब अब नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? सीधा हम लिखेंगे ये एक्सएल ऊपर है, आर इधर है। देखो ये ना रेफरेंस पे बात करता है, रेफरेंस पे बात करता है। किसी बुक में, इवन एससी वर्मा में, इधर एक्सएल नहीं लिखता, इधर एक्सी लिखता है। तो तुम्हें ये बात समझना है कि उसके लैंग्वेज में डिफरेंस होता है फिर, क्योंकि मैंने तुम्हें दो चीज दिखाया है कि ये एक्सएल या एक्सी दोनों ऊपर हो सकता है, डिपेंड्स कि रेफरेंस क्या लिया। अगर कोई वोल्टेज को रेफरेंस लेके बोल रहा है तो एससी वर्मा सिंगल सर्किट में एक्सी को ऊपर लिख देता है, लेकिन एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो एक्सेल ऊपर मिलेगा तुम्हें। तो तुम्हें एक चीज समझो, कोई भी क्वेश्चन बनता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कंफ्यूज होने की, लेकिन तुम एससी वर्मा पढ़ते नहीं हो, तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो इधर उधर वाले, मेन फोकस तुम्हारा बोर्ड का होता है, इसलिए मैंने एससी वर्मा का रेफरेंस ही हटा दिया था।
और तुम लोग में से जो कंफ्यूजन हो रहा था उन्हें मैं बता दूं कि बहुत सारे बुक में एक्सेल ऊपर लिखता है, बहुत सारे बुक में एक्सी ऊपर लिखता है, लेकिन ये रेफरेंस पे डिसाइड होता है कि कौन ऊपर कौन नीचे होगा। लेकिन मैं अभी एनसीईआरटी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही तुम्हें समझाया जा रहा हूं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अब मजेदार बात समझ गए, जीवन का जबरदस्त मजा आया है ना। तो यहां पे ये एक्सेल है, ये आर है, और यहां पे जो नेट इसका इंपीडेंस होगा जेड, उसी डायरेक्शन में होगा फेज, और वो अगर मैं पूछूं तो लगाओगे tan फाई, और tan फाई का वैल्यू जो होगा वो होगा p बाई बी, तो होगा XL बाय आर। तो यहां से फाई निकालना पड़ेगा हमें सर, और ये फाई जो निकलेगा वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ XL बाय आर। तो कभी भी अगर जीवन में मैं तुमसे पूछता हूं कि इस LR सर्किट में करंट बताओ क्या होगा, करंट बताओ क्या होगा, तो यहां पे करंट का जो वैल्यू है बच्चे, ये I नॉट निकालना पड़ेगा। तो अब I नॉट को क्या लिखोगे तुम, E नॉट बाय जेड, और यहां पे क्या लिखोगे, अब ये सब चीजें चेंज करोगे, यहां पे लिखोगे साइन, साइन, और पहले से क्या है ओमेगा टी, और अब कितना चेंज हुआ फेज में, tan इनवर्स ऑफ XL बाय आर। तो यहां पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये ऊपर है, तो मैं लिखूंगा प्लस tan इनवर्स ऑफ XL बाय आर। और इसी के बारे में मैं अभी तुम्हें समझाने की कोशिश किया था, जहां पे तुम निपट गए थे। और ये Z का वैल्यू, तो करंट एक्चुअल में जो सर्किट में होगा वो यहां से आएगा, और ये करंट होगा I इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, ओहो, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर इसे फाइव का नाम दे दो तो लिखोगे tan ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये होता है रियल चीज, एक्चुअल चीज, जो तुम्हें पूरा मैंने एक्सप्लेन करके बताया कि कोई LR सर्किट आए या LCR सर्किट आए या कोई RC सर्किट आए, तुम्हें एक्चुअल में फेजर बनाना पड़ेगा, और नेट करंट जो होगा वो हमेशा नेट वोल्टेज के डायरेक्शन में होगा, तो इसके थ्रू फेज में चेंजेस आ जाता है। फाइनल फेज में एंगल में चेंज यहां से आता है। ओके, तो ये कहानी होता है रियल में। यस, फाइनल वोल्टेज और फाइनल करंट, फाइनल वोल्टेज जो होगा और जो अप्लाइड वोल्टेज होगा और जो वो जेड होगा, जेड, वो दोनों में डिफरेंसेस आएंगे। करंट जो इनिशियल वोल्टेज है उसको लीड लैग कर सकता है, तो तुम्हें ये फाई समझना पड़ेगा इस फाई को। अब यहां पे तुम्हें मैंने एक चीज बताया, अभी तुरंत से समझ में बच्चों को आता नहीं है, दूसरा चीज फिर से समझो, तीसरा फिर से समझो, फिर देखना क्वेश्चन दमादम ढेर सारे, तब तुम्हें रियल फील आएगा। तो तुरंत से एक और चीज समझो, तब तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे मैंने RC लिख दिया, ठीक, तो तुम सीधा बोलो, अब क्या बोलोगे इसका फेजर, R इधर, C XC किधर लिखोगे, नीचे लिखेंगे सर XC, और क्या करेंगे, और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट किधर होगा, जल्दी से बताओ सर, इधर होगा। ये लो मजा जीवन का, ये हो जाएगा फाइव। अरे रे रे, इतना स्पीड में निकलेंगे क्या, यस बच्चा लोग। और इस बार इसका जो इंपीडेंस होगा जेड, वो होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सी को क्या बोलोगे, 1 बाय ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ओहो, ये जेड निकल गया बेटा। अगर मैं पूछूं पीक करंट बताओ क्या होगा, आई नॉट, तो सीधा करोगे ई नॉट बाय जेड, कहानी खत्म। जेड है तुम्हारे पास और ई नॉट इसका जो भी देगा क्वेश्चन वाला, है ना। तो यहां से ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखोगे। ओ हो, मजा दिला दिया है सर आपने। ये एक्सी है और ये आर है, वोल्टेज का फेजर बना दिया मैंने, और सीधा आर और एक्सी का फेजर बनाएंगे अब। ओके, और यहां से आई आर एम एस को क्या लिखोगे बेटा, आई आर एम एस को लिखेंगे ई आर एम एस बाय जेड। ओके, और अगर करंट पूछा तो फिर से तुम करोगे क्या, यहां से आई नॉट ये तो निकाल ही लिया, तो एक्चुअल में तुम करंट अगर इस सर्किट में पूछता है कोई, तो तुम लिखोगे ई नॉट बाय जेड इंटू साइन, और फिर से ओमेगा टी प्लस फाइव और माइनस फाइव कुछ भी, और ये यहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा नीचे वाले से। तो ये कैसे निकलता है सर, निकाल लो tan फाइव, तो फिर से क्या लिखोगे, एक्सी बाय आर। tan फाइव क्या लिखोगे, एक्सी बाय आर। ये तरीका होता है एक्चुअल में।
तो यहां पे करंट जो है वो फेज चेंज कर चुका है। अब एक्चुअल में करंट ना इधर है ना इधर है, करंट इधर है। करंट हमेशा नेट इंपीडेंस के डायरेक्शन में होता है। रट्टा मारो इस लाइन को, करंट हमेशा नेट इंपीडेंस के डायरेक्शन में होता है। करंट हमेशा नेट इंपीडेंस के डायरेक्शन में होता है। तो अब ये बात तुम्हें मजा ही दे दिया है। तो tan phi का वैल्यू मैं यहां से निकाल के बोल देता हूं कितना, XC/R, और ये नीचे है एक्चुअल में नेट ईएमएफ से, तो नेट ईएमएफ से नीचे है तो माइनस भी लिखूंगा मैं इसमें, देखना ध्यान से। phi इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC/R, और ये हमें दिख रहा है कि नीचे है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, माइनस। ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है इस बार, माइनस वाला, क्योंकि ये नीचे है। तो मैं लिखूंगा ई नॉट का वैल्यू ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर, अरे बोलो जल्दी से, आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स ऑफ, जल्दी से बता दो, XC/R। अगर तुम्हें रियल में मजा आ गया है और तुम्हें अब फील आ गया है एकदम, अरे सर ये सब चीज तो अब दमादम एकदम उड़ा के रख देंगे, ई नॉट पूछे, ERMS पूछे, करंट हमेशा नेट इंपीडेंस के डायरेक्शन में होता है, हमेशा याद रखो ये चीज, तुम्हें गलती ही नहीं होगा। गलती नेट करंट की बात कर रहा हूं, वोल्टेज के अक्रॉस करंट अलग होगा, रेसिस्टर के अक्रॉस सेम फेज में होगा। वोल्टेज में करंट π/2 पे होगा लीड करता हुआ, कैपेसिटर में ये, लेकिन नेट जो सर्किट का करंट होगा वो हमेशा नेट इंपीडेंस के डायरेक्शन में होगा। बस इतना सा बता, अगर तुम्हें चल गया है तो फिर से तुम बोलोगे सर सीरीज LCR सर्किट तो अब दाएं हाथ का खेल रहा सर, ये रहा VR, अच्छा अब देखो ये रहा VR, ये रहा VC, ये रहा VL, इन तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज है। मान लो मैंने इसके अक्रॉस ये E नॉट या V मान लो, V पकड़ाया, और V नॉट नहीं, ये V और F अगर लिख दिया मैंने, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, जल्दी से बताया, RMS या पीक। अगर मैं ऐसे लिखा तो इसका क्या मतलब होता है, RMS या पीक। जल्दी, मस्त मजा अब आने वाला है, अब इसका मतलब बताओ, V और F लिख दिया तो इसका क्या मतलब, RMS या पीक, RMS या पीक, RMS या पीक। जल्दी 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 मजेदार, RMS, वाह बचपा लोग। और अगर मैं लिखा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये क्या होता है, पीक होता है सर। ये तो आपने खूब बताया है, मजा दिलाया है सर। तो इस बार अगर मैं पूछूं इसका फेजर कैसा होगा, तो तुम बोलोगे रेसिस्टेंस इधर होगा, इधर XL होगा, इधर XC होगा। अगर मैं बोलूं इफ, फिर से देखो, इफ XL इज ग्रेटर देन XC, मजा दे दिए हो सर आप, तो ऊपर क्या होगा, XL माइनस XC होगा, इधर क्या होगा, R होगा, और इस सर्किट का जो नेट इंपीडेंस होगा Z, वो कैसे होगा, वो Z निकालने के लिए R स्क्वायर प्लस XL माइनस XL का होल स्क्वायर, तो Z जो होगा वो हो जाएगा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं, और करके देखो एक बढ़िया चीज बताता हूं, यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये XC माइनस XL हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ लोग अगर ऐसा लिखता है तो क्या हर्जा है भैया, इससे कोई हर्जा है क्या, डायरेक्ट इंपीडेंस निकालने में कोई हर्जा नहीं है। हर्जा कहां है वो तुम में से अगर कोई बताएगा तो मजा आएगा मुझे। अब मुझे तुम लोग बताओ कि Z अगर मैं पूछूं तो तुम XL माइनस XC का होल स्क्वायर का रूट बोलो, या XC माइनस XL का होल स्क्वायर, अरे स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो का स्क्वायर या माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो 4 ही बेटा, क्या कोई डिफरेंस होगा क्या, नहीं। इसीलिए बहुत जगह ये करके निकल जाते हैं लोग, कितने जगह ये करके निकल जाते हैं, लेकिन अब Z निकालने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन मुझे बताओ कि किसमें फर्क पड़ेगा, यस जब तुम्हें फेज का एंगल लिखना शुरू कर देगा ना, डायरेक्शन, करंट का इक्वेशन बताओ क्या होगा सर्किट में, तब उसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो प्लस और माइनस की बात करना हम शुरू कर देंगे। तो यहां से एकदम तगड़ा फील आएगा, मजा आएगा जबरदस्त, और LCR का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। क्या एकदम फील आ गया बच्चों? यस 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 यस, जेड में नहीं होगा, जेड में नहीं होगा तो ERMS में भी नहीं होगा। हाँ सर, क्योंकि ERMS सॉरी जेड में नहीं हुआ तो IRMS में भी नहीं होगा। IRMS क्या होता है, ERMS बाय जेड, हाँ कहानी खत्म, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर और क्या है सर,
आई नॉट पीक करंट में भी नहीं होगा क्योंकि वो ई नॉट बाय जेड होगा। किसमें डिफरेंस पड़ेगा? करंट का इक्वेशन में जो तुम फंक्शन के टर्म में लिखोगे इसमें चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि इसमें फेजर बनाना पड़ेगा एक्चुअल में। बेटा एकदम तगड़ा मजा आ गया है, जीवन का जबरदस्त मजा आया है बचवा लोग। तो तुम्हें यह बात अब समझ लेना है कि रेसिस्टेंस इधर एक्सी एक्सएल ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। अगर जेड निकालना है तो जो ज्यादा है उसको ऊपर रख के काम खत्म कर दो। लेकिन अगर इक्वेशन वगैरह की बात कर रहे हैं तो ढंग से देख के निकालो। अब क्या बताएगा कोई यार तुम्हें? मैंने बोला क्या कि अगर एक्सी और ये वाला एक्सएल में बड़ा छोटा है और इक्वेशन निकालने की बात किया तब ढंग से देखो, अदरवाइज तो सीधा लिखो तुम एक्सी एक्सएल और आर, जो मन करे ऊपर जो मन करे नीचे। पक्का? एकदम मस्त। यस सर। तो अब देखना क्वेश्चन करता हूं मैं, तब समझ में और बेहतरीन आएगा। फिर इसमें एक बेहतरीन चीज होता है रिजोनेंस, जो क्वेश्चन करने के बाद सिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन करना है ध्यान से। हर एक बच्चा अगर यहां पे पूरा का पूरा एकदम ऐसे आंख खोल के रखोगे तो यहां से पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। न्यूमेरिकल तुम किसी भी दुनिया के बुक से करो आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं है कि किसी से कम या ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना? किसी भी दुनिया का बुक का करो, ऐसा थोड़ी है कि आंसर अलग आ जाएगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो रिजोनेंस अभी कवर करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे एक पहला। चलो लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस रिजोनेंस। ओके ओके। नहीं रहा केमिस्ट्री वाला रिजोनेंस तो ऐसे ही होता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, नचाते रहो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, है ना यार। रिजोनेंस में हमारे यहाँ रिजोनेंस ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ का रिजोनेंस ऐसा होता है ना जो फाइनल सिलेक्शन कराता है बेटा। देखेंगे रिजोनेंस में होता क्या है, समझ रहे हो? ओके तो देखो यहाँ पे जल्दी से आंसर चाहिए अब फटाफट यार बच्चों, आंसर आंसर आंसर। अब जल्दी से सब बच्चों का आंसर चाहिए। अ हॉट वायर अमीटर रीड्स 10 एम्पियर इन एसी सर्किट, द पीक वैल्यू ऑफ द करंट विल बी। अरे यार हॉट वायर क्या मेजर करता है जल्दी से बताओ? सर आरएमएस मेजर करता है। तो ये किसका वैल्यू है जल्दी से बताओ? आई आरएमएस है सर। ये कितना है सर? 10 एम्पियर। आई आरएमएस क्या होता है? आई नॉट बाय रूट 2 होता है। तो ये क्या हो गया? 10। तो आई नॉट का वैल्यू कितना होता है बचवे? अरे आई नॉट का वैल्यू कितना होता है बचवे? 10 रूट 2 एम्पियर। बच्चा लोग मजा लो जीवन का। कौन सा आंसर हो गया पीक वैल्यू का यार बचवे? ये रहा सर, ये होता है दमादम वाला काम। लव यू बच्चा लोग, मजा दिला दिया। अगला क्वेश्चन देख लो भैया। बोल रहे हैं एलसीआर सीरीज सर्किट। ओहो, ये हो गया एल, ये हो गया सी, ये हो गया आर, मजा दिला दिया। ये दे दिया कितना? आर का वैल्यू 10 ओम। ओके ये वॉट क्या लिख दिया भैया? अरे वॉट नहीं होता है, ये तो ओम ही होगा ना। यूनिट क्या होगा इसका? ओम। अच्छा तो ये हो गया एलसीआर। एक्सएल का वैल्यू जल्दी से बताओ। 8 ओम। जल्दी बताओ। एक्सी का वैल्यू जल्दी बताओ। 6 ओम। और यहाँ पे क्या है बच्चे? चलो टोटल। तो क्या पूछा है? द टोटल इंपीडेंस। अब देखो ये सब बनाने की आवश्यकता थी क्या? आंसर आ गया होता अब तक तो। सर एक्सी एक्सएल आर सब एक्चुअल में दे रखा। एक्सएल ज्यादा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं यार एक्सएल ही, तो क्या दिक्कत है? नीचे एक्सी लिख देता हूं, यहाँ पे आर, और फाइनली ये भी ना लिख के सीधा लिखता हूं। अब ये एक्सएल कितना है बेटा? 8, और ये कितना है बेटा? 6। तो 8 में से 6 को घटा दूंगा क्योंकि वेक्टर दोनों 180 डिग्री पे हैं। तो हो गया 8 में से 6 गया तो ये हो गया 2, और इधर कितना हो गया बचवे? ये हो गया 10। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अरे भाई साहब 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट अंडर। आंसर कितना आया बेटा? कितना आया बेटा? 104। किधर है देखो? 104 का रूट पता है कितना होगा यार? 10 का रूट तो 100 होगा, और वो तो यही होगा 10.2 मान लो। वैसे एग्जैक्ट तो 10 पॉइंट नहीं होगा, लेकिन यही बराबर है। तो नॉन ऑफ दिस ना करके क्या लिखेंगे? ये रहा सर। क्या दिक्कत है? मजे लेते रहेंगे जीवन का। पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करो। ठीक है ओके। सबका आंसर आता हुआ। ये लो क्वेश्चन बोल रहा है ना सीरीज एलसीआर सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एल एंड सी। एल का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल और आर का पोटेंशियल। तो आर का 30, इधर लिख लो 30। तुरंत से देखो दमादम करोगे। ओके ये 60 किसका है बेटा? एल का। एल का 60, बहुत सुंदर। अगला 100 किसका? सी का। ये लो 100।
अब कोई अगर इसमें पूछ रहा है रेस्पेक्टिव द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज, अरे यार क्या पूछ रहे हो सर, v का वैल्यू रूट अंडर, अब ये 60 में से 100 में से 60 को निपटाओ 40 और ये 30, अरे रे 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 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होता है 50 होता है, पता भी है तुम लोगों को या नहीं यार 50 होता है सर। 40 का 100 1600, 30 का 100 900, 1600 900, 2500, 2500 का 1 0 और 25 का 1 5 हो गया, कितना 50। मजे लो जीवन का। कौन सा आंसर आया? सी। क्या ये क्वेश्चन नीट में आएगा? ऐसा ही आएगा। और अगर मैं पूछूं तुमसे अगला क्वेश्चन तो एकदम सबका आंसर आता जा रहा है ना यार, मजा आ रहा है ना, कुछ दम है क्या यार, तुम बताओ। मैंने बोला था ना कोई दम नहीं होगा, बस तुम फेजर बनाना सीख लो। Z, XC, XL दमादम 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 काम करेंगे और मजा लेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 2010 नीट का पूछा गया क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। अभी नहीं कराऊंगा या करा देता हूं, चलो क्या दिक्कत है बेटा, चलो कराता हूं, मजा आएगा भाइयों। बोलो ये क्या है, RMS या पीक, ये क्या है और यहाँ पे क्या है? चलो तुम लोग आंसर करो, मैं चुपचाप हूं, आंसर बता दो। अब ये तो खुद भी करो सर। V1 V2, V1 कौन सा है? इंडक्टर के क्रॉस। V2 कौन सा है? कैपेसिटर के क्रॉस। V3 कौन सा है? रेसिस्टर के क्रॉस। ये हो गया V3, इंडक्टर कैपेसिटर इंडक्टर ऊपर, ये हो गया VN, ये हो गया V2। ओहो, V1 और V2 और VR का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन वालों ने, चलो जल्दी पुट करो। V1 V3 R 300, अरे ये भी 300 वोल्ट और ये भी 300 वोल्ट। लो मजा जीवन का भैया, निपट ही गया, ये दो वेक्टर ही निपट गया। तो नेट वोल्टेज ही क्या होगा? V3। तो बताओ इसका नेट वोल्टेज एक्चुअल में कितना है? V, और वो किसके बराबर लिखोगे? रूट अंडर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर का रूट अंडर, और ये दोनों बराबर निकल गया। तो ये तो निपट ही गया ना यार, ये निपट गया। तो VR का होल स्क्वायर और रूट, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया? VR का होल स्क्वायर और रूट। तो नेट वोल्टेज हाई कितना सर्किट का, मुझे बताओ। इस सर्किट का नेट ईएमएफ कितना है मुझे बताओ? 220 है ना। तो ये हो गया कितना? 220। अरे भाई साहब, और ये हो गया VR का होल स्क्वायर, तो हो गया VR। तो यानी कि अरे पूछा इसने 3 नंबर एक्चुअल में क्या है? VR कितना होगा? 220। यहां और यहां ये दोनों निपट गया तुरंत से। अब पूछा क्या है बताओ? अमीटर का रीडिंग। अमीटर यहां पे है, मतलब ये सर्किट के करंट को रीड करना चाहता है। अमीटर का रीडिंग पूछ रहा है, क्योंकि यहां पे सिर्फ रेसिस्टेंस बचा हुआ है, इसीलिए दोनों सेम फेज में होगा। इसीलिए इसने सीधा बोल दिया अमीटर का रीडिंग बता दो, और ये RMS ही रीड करता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो। तो एक्चुअल में तुम निकाल तो रहे हो RMS, कैसे सर? क्योंकि IRMS जो होगा वो होगा ERMS बाय Z, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में XC और XL बराबर आएगा, तभी इसका Z जो होगा वो R के बराबर आएगा। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया यार, कि जब भी ये XC XL का वोल्टेज बराबर, वैसे केस में XC XL बराबर, और वैसे केस में सर्किट का Z R के बराबर। तो यहां पे हो गया Z और ये हो गया 220, और Z ही R है। ये तो सर सही में बता नहीं सकता कितना जबरदस्त मजा आया है। क्या बच्चों, तुम लोगों को अगर मजा दिला रहे हैं और तुम एकदम समझ रहे हो, तो तगड़ा वाला एकदम दिल से आग वाग एक बार बरस जाना चाहिए बच्चों। क्या क्वेश्चन में जान लग रहा है तुम्हें? फिजिक्स इतना ही इंटरेस्टिंग है, इतना ही मजेदार है, लेकिन उसके लिए दिल से इच्छा तो होनी चाहिए यार सीखने की। ऐसे थोड़ी फिजिक्स सीख लेते हैं अपन। हाँ, लेकिन अगर फिजिक्स सीखेंगे ना तो मार्क्स आएगा पूरा 45 के 45 सही होंगे। एक एक चीज को कॉन्सेप्चुअली फील कर रहे होगे, और मार्क्स भी आएगा विद बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के हेल्प से। लेकिन उसके लिए फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा बेटा, कहानी नहीं पढ़नी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। तो वहां पे दिमाग थोड़ा कभी लगेगा, कभी नहीं, कभी मजा आएगा, कभी स्ट्रेस आएगा। लास्ट क्लास में तुम लोग इसलिए परेशान हो गए थे कि वो लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा पिकअप पकड़ रहा था, और आज तुम्हें समझ में आ गया। तो दमादम देखिए यार, 2021 का अगर क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे तो मजा आएगा ना यार। जो 2021 का क्वेश्चन करके मजा करेंगे, अगर इस क्लास का हर एक बच्चा सही आंसर देगा तो। यस सर। चलो अगला क्या है सर? अगला ये रहा क्वेश्चन। चलो ये लो,
बोल रहा है द कंसीडर द सीरीज LR सर्किट। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान देना, मैं समझाता हूं इसमें। देखो अभी तो तुम्हें मैंने XC XL वो सब दे ही दिया हमेशा, लेकिन कभी कभी XL नहीं देता है तो तुम्हें ओमेगा L और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई FL ये निकालना पड़ता है। तो ये भी तो सीखोगे? हाँ सर सीखेंगे। तो यही क्वेश्चन है, कंसीडर द सीरीज LR सर्किट। तो LR बोल दिया, क्या दिक्कत है, ये लो L ये लो R, मजा लो जीवन का। हाँ सर इसका तो फेजर सब बता दिया आपने। AC लगा दिया, कितना 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी भेज दिया इसने। बोल रहा है फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। करंट पूछा, पीक करंट भी निकालना है, RMS करंट भी निकालना है, इक्वेशन भी निकालने हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं बताता हूं। तो XL का वैल्यू ओमेगा L, ओके, L का वैल्यू कितना दे रखा है 1 बाय पाई इंटू H, तो निकाल दो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्वेश्चन वालों ने 50 दे रखा है और L का वैल्यू 1 बाय पाई हेनरी दे रखा है। तो ये लो मजा जीवन का, खुपाच ये हो गया 100, हो 100 ओम पता चल गया। रेसिस्टेंस का भी वैल्यू क्वेश्चन वालों ने 100 ओम दे रखा है। फेजर बनाओ, इधर हो गया रेसिस्टेंस और इधर हो गया XL। सर ये तो आपने खूब बता दिया है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा। कैसे पता सर आपको? क्योंकि ये भी 100 है और ये भी 100 है। अच्छा तो 10 मान लो, ये 5 ही मान लिया मैंने, तो 10 5 अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे? XL बाय R। ये कितना है 100, ये भी कितना है 100, 100 से 100 खत्म, तो 1 कितने में होता है 10 45 डिग्री में। ओहो, तो 5 का वैल्यू कितना निकल गया 45 डिग्री। क्या तुम सबने ये काम किया था? यस सर, मजा आया। अगर मैं इसका नेट Z की बात करूं, मैंने फेज पहले निकाल ली, अगर मैं Z की बात करूं तो Z भी निकला हुआ है सर। कैसे? Z होगा रूट अंडर XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये भी 100 ये भी 100, तो 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे 100 रूट 2 ओम ही होगा। हाँ तो अब अगर मैं पूछूं करंट क्या होगा, तो पीक करंट निकालो। चलो पीक करंट I0 होगा E0 बाय Z, लेकिन क्वेश्चन वालों ने E0 नहीं दिया है, क्वेश्चन वालों ने ERMS दिया है। देखो ऐसा का क्या मतलब होता है ERMS, ये सब गलती मत कर देना, ये ERMS है बेटा 220। लेकिन पीक करंट निकालना है सबसे पहले हमें, तो E0 और ये क्या होगा ERMS बाय इंटू रूट 2, सॉरी माय बैड, है ना, ERMS इंटू रूट 2 बाय Z। तो ये लो ERMS कितना दे रखा है क्वेश्चन वालों ने 220, रूट 2 लिख दिया, और बाय Z का वैल्यू तुमने निकाला कितना 100 रूट 2। अच्छा टक टका टक टक टका टक 2.2 एम्पियर हो गया क्या I का। ये फेज डिफरेंस अब निकालना पड़ेगा सर आपको। ये फेज डिफरेंस फाई का है जो कि लीड कर रहा है। तो अब तुम एक्चुअल में क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे अब तुम I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ERMS पूछा तो भी तुम निकाल सकते हो, अब IRMS पूछा तो भी तुम निकाल सकते हो, अब I पूछा तो तुम ये इक्वेशन लिखना भी सीख लिए हो। तो I0 का वैल्यू हो गया 2.2 साइन ओमेगा टी, और ये फाई का वैल्यू तुमने निकाला है अभी तुरंत कितना 45 डिग्री को दुनिया π/4 बोलती है, तो हमने 45 डिग्री को π/4 बोल दिया। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिखाया कि कभी कभी क्वेश्चन में बेटा इक्वेशंस अगर बोले तो भी आप लिख सकते हैं। ओके PW लवर आपके लिए धीरे हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये इसमें किया क्या सर आपने, XL निकाला ओमेगा L से, ओमेगा 2 पाई F बताया था इंटू L का वैल्यू पटक दिया, F का वैल्यू पटक दिया, पाई से पाई निपटाया, 100 ओम हो गया। 100 ओम, हाँ XL है तो 100 ओम होगा यूनिट। अच्छा फिर R दे रखा था क्वेश्चन वालों ने 100, R इधर XL इधर, 100 और 100, तो Z निकाल लिया सर आपने 100 रूट 2, 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर का रूट, है ना बेटा। यस सर। अब क्या बोला मैंने, tan 5 होगा XL बाय R, तो यहां से 1 ये 45। अब फेज देखो, फेज ये क्या हो रहा है, ये 45 डिग्री आगे चल रहा है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें सब चीज निकाल के दिखा दिया और कुछ नहीं लिख रहा है, ये साइन ले लिया। लेकिन ये साइन ही लोगे इस बात की गारंटी नहीं है, क्वेश्चन वालों को देना पड़ता है कि साइन है या कॉस है इनिशियल, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे। ठीक एकदम, है ना, आंसर आ गया ना पक्का। अगला क्वेश्चन तुम देखो ध्यान पूर्वक, ये क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू दिस एंड
इक्वेशन ऑफ द करंट इज दिस, द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ये क्वेश्चन मुझे तुम में से चाहिए यार आंसर। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम बताओगे। ये तुम बताओ आंसर। इस 45 डिग्री कैसे tan थीटा लगा के बेटा, tan थीटा लगा के देखो। नेट डायरेक्शन जो है वो तो z के डायरेक्शन में, इसलिए क्योंकि नेट जिधर करंट जा रहा है वो तुमने एक्चुअल में इक्वेशन से बनाया है, इक्वेशन से बनाया है। फेजर बना बना के 45 डिग्री कैसे आया? शरद क्या बोल रहे हो यार, कहां ध्यान रहता है, ईश्वरी जानता है। अरे 45 डिग्री कितनी बार बताया, tan थीटा p बाय b निकालना है, 4 बार से करे जा रहा हूं, फिर भी बोल रहे हो यार। सही में बड़ा बड़ा दिमाग खराब होता है कभी कभी, कि जब इतने देर से बोल रहा हूं कि ये tan फाइ निकालना पड़ेगा बेटा तुमको, यहां पे बताया इतना ज्यादा कि tan इनवर्स ऑफ xc बाय r, tan इनवर्स ऑफ xc बाय r, xc है तो नीचे आया है, यहां से tan फाइ निकाला। और कहां से निकालूंगा? फेजर डायग्राम से। फिर यहां पे बताया था एक्सेल वाले में कि ये देखो ये प्लस फाइ आएगा, और इसी को समझाना चाह रहा था मैं तुम्हें। तो यहां पे ये फाइ का वैल्यू बताया मैंने, tan इनवर्स ऑफ एक्सेल बाय r। उस क्वेश्चन में एक्सेल था इसीलिए लिया। बेटा आया समझ में? तो बताना पहले जल्दी से, जबरदस्त वाला आग लगा के। हाँ सर एकदम मजा दिला दिया आपने। तो ये एक्चुअल में जो फाइ था वो कहां से आया? कहां से आया? फेजर से आता है, फेजर से, R और Z। तो मैंने बताया ये जो फाइ निकालोगे यहां से, नेट इंपीडेंस जितना एंगल बनाएगा। क्या एकदम तगड़ा मजा आ गया है बचवा लोग और बचवी लोग? हाँ सर। ये क्वेश्चन का आंसर क्या निकाल दिया सब लोगों ने? डी। ओहो, तो तुम्हें कभी भी अगर इंपीडेंस निकालना है तो करोगे क्या, ये बताओ। सर आपने सिखाया है करंट जो होगा पीक, ध्यान देना बच्चे, वो होगा E नॉट बाय Z। करंट जो होगा IRMS वो होगा ERMS बाय Z। लेकिन कोई जनरल करंट जो होगा और जनरल वोल्टेज, वो दोनों सेम फेज में नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है। तो यहां पे ये π/6 और π/6 दिख तो रहा है, लेकिन ये कभी नहीं भी दिख सकता है बेटा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में कुछ और हो जाए, किसी क्वेश्चन में कुछ और हो जाए, लेकिन तब भी अगर मैं तुम्हें ये साइन और ये साइन बस दिख जाए और तुम्हें मैं I नॉट या IRMS पूछूं तो तुम यही करोगे, E नॉट बाय Z या ERMS बाय Z। तो एक्चुअल में इसमें क्या है, ये E नॉट का वैल्यू 220 है इस क्वेश्चन का। अरे वाह बच्चा लोग। और I नॉट का वैल्यू कितना है? 10 है। तो क्या पूछा? और ये क्या है? पीक। ये क्या है? पीक वोल्टेज और पीक करंट। ओके, तो अगर मैं Z पूछूं तो क्या लिखोगे? E नॉट बाय I नॉट। क्या मजा आया यार जीवन में। E नॉट बाय I नॉट। तो E नॉट कितना है? 220। I नॉट कितना है? 10। खुपाच खुपाच 22। एक बात जान के आश्चर्य लगेगा तुम्हें कि यही क्वेश्चन इस बार पूछा है नीट 2021 में। तुम लोग एकदम मजा दिला दोगे अगर सही है। हाँ, ये जो संदीप प्रजापति, यस यू आर वेरी राइट और वेरी ट्रू कि करंट एक स्केलर है, लेकिन इंपीडेंस वेक्टर कैसे है? मैंने क्या बोला तुम्हें? ये वेक्टर नहीं है। वी हैव डेवलप्ड अ मेथड which can solve the problem fastest, and that method is acceptable universally, although the real method is the differential equations, वो मैथमेटिक्स। लेकिन उस मैथ्स को हमने क्या किया? फेजर में बना दिया, जैसे वेव में हम करते थे। क्योंकि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का हम एंगल ले लेते थे। तो रोटेटिंग वेक्टर्स और फेजर इज अनदर मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यस, दिस इज द मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कराता है फेजर। लेकिन अगर तुम गूगल में टाइप करके देखोगे ना कि इंपीडेंस क्या होता है, तो वो बताएगा वेक्टर होता है। ये भी बहुत ही जबरदस्त बात है, जिसने भी टाइप किया है उसने। तो यहां पे यार किसी बुक ने नहीं लिखा है कि इंपीडेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, किसी बुक में नहीं लिखा है। हमने 5 साल पहले ही काफी रिसर्च कर लिया इसके ऊपर। बट वी डेवलप्ड अ मेथड which can solve the problem very easily. That method is a phasor method, phasor diagram, and phasor is nothing but a rotating vectors, representation of rotating vectors. Getting? तो कहानी पूरा क्लैरिटी तुम्हारे दिमाग में आई बच्चों?
क्लियर है? पक्का मजा आ रहा है? जबरदस्त वाला। तो यस सर, ये बात एकदम सही बोल रहे हो आप। तो एक क्वेश्चन अब अगला हो जाए, ये रहा नीट 2021 का क्वेश्चन, और हर एक बच्चा इसका सही आंसर बताना यार, तब मैं समझ जाऊंगा कि तुम नीट 2022 को भी फोड़ोगे। इस बार का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से करना बेटा, दिमाग का खोपड़ी उड़ाएगा। ध्यान से करना बेटा, लैंग्वेज को पढ़ना आसान है। बोल रहा है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R। ओके, LCR। ओके, चलो मजा दिया इसने। Are connected in series to the AC source of potential difference V volt as shown in the figure। Okay, बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, C, R इज 40, 10 और 40। तो L और C का 40 और 10 है, और R का 40 है, तो R आ गया इधर, देखो कितना मजा आएगा अभी तुम्हें। और L आ गया ऊपर, ये भी 40, और ये आ गया नीचे 10। अरे वाह सर, तो 40 में से 10 गया, बचा 30, 30 उधर 40 इधर। अरे यार 30 इधर 40 इधर, तो नेट वोल्टेज कितना होगा? VR प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। सर यही तो आपने सिखाया अभी तुरंत। तो नेट V जो हो गया वो हो गया बिना कुछ किए 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, 1000 बार बताया 50 होगा, तो ये हो गया 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। सर ये आप क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, आंसर आ गया है कब का, 50 आ गया। और पूछा क्या? बोला द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। अरे एम्पलीट्यूड का क्या मतलब भैया? आई नॉट कितना है? 10√2। तो क्वेश्चन वालों ने आई नॉट का वैल्यू दे दिया 10√2, लेकिन तुमने जो निकाला है वो क्या है? VRMS होता है। तो ये VRMS है, यानी कि ERMS है कितना? 50। तो एक्चुअल में तुम्हें E नोट चाहिए, तब तुम क्या निकाल पाओगे? Z, क्योंकि अभी सिखाया तुम्हें कि Z जो होगा या तो E नोट बाय I नोट होगा, या फिर Z ERMS बाय IRMS होगा। तो किसी को भी कन्वर्ट कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन वालों ने I नोट दिया तो IRMS निकाल लो, क्या दिक्कत है? क्या लिखोगे? I नोट बाय √2। तो ये क्या आ गया? IRMS 10 एम्पियर। तो अगर IRMS आ गया 10 एम्पियर बेटा, ERMS है 50, तो क्या ये क्वेश्चन मेरे क्लास का हर एक बच्चा सही करेगा? यस सर। क्या इस क्लास का हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड से ज्यादा लगाएगा? अगर वो प्रैक्टिस में होगा, उसे पता होगा 40, 30, 50 देता है। सर ने खुद क्लास में अभी भी करवाया था एक नए क्वेश्चन में, और पता होगा E नॉट बाय E नॉट बाय। तो ये क्वेश्चन 30 से 35 सेकंड में तुम 5 ओम करके निकल जाओगे। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने सीखा है और फिर तुम सारे के सारे ने डी किया, तो तगड़ा आग लगनी चाहिए भाई इस बार। यही चीज मैं तुम्हें बोलता हूं। अभी तो क्वेश्चन है, दिखा पा रहा हूं मैं, लेकिन ये चीज आज से नहीं, लास्ट 7 ईयर से हो रहा है, जब से मैं फुल फ्लेज पढ़ा रहा हूं। और मुझे पता है बच्चों कि ये क्वेश्चन आना ही आना है यार। मेंस हो या नीट हो, क्वेश्चन हमेशा क्लास नोट से आता है। बस आप क्लास के टाइम पे पूरा ध्यान दीजिए, जिनको जो करना है करने दीजिए बेटा। और पता है मैं अभी लाऊंगा एक बच्चे को जिसने पूरा का पूरा फिजिक्स सही करके आया है इस बार, और उसको मैंने पढ़ाया था 2 साल, जस्ट पिछले साल से यहां था ना, तो उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं स्विच किया था PW में। तो उस बच्चों को लाऊंगा तुम्हारे सामने, तब देख लेना। वो बताएगा कि क्वेश्चन फिजिक्स पढ़ने से बनता है, ट्रिक फ्रिक पढ़ने से नहीं बनता है। गलतियां बच्चे कर देते हैं वहां पे, वहां तो दिमाग में ही नहीं आता। सर ट्रिक ऐसे बोल रहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कॉल किया था, तो मैंने पूछा बताओ कितने क्वेश्चन ट्रिक से होते हैं? बोला कोई क्वेश्चन ट्रिक फ्रिक से नहीं होता है सर, वहां पे दिमाग ही नहीं काम करता, ट्रिक कहां से आएगा? क्वेश्चन पढ़ने के बाद बेसिक फिजिक्स समझ में आती है, हमें और कुछ समझ में नहीं आता। तो वो जो रियल इन्वायरमेंट, बी क्या बोल रहे हो? व्हाट इज बी? Where is B? B is nothing, it is 30 यार। यही बोल रहा हूं ना, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। देखो देखो एग्जाम्पल देखो, एक बच्चा बोल रहा है B क्या है सर? अरे B कहां से होगा? 30 है भैयो, 40 में से 10 गया तो 30 ही बचेगा ना। तुम सुन ही नहीं रहे थे, देखा? तो एकदम तगड़ा मजा आ गया है बच्चा लोग। तो यहां पे देखना, तुम्हें वही फिजिक्स को सीखो। मैं बार बार बोल रहा हूं, फिजिक्स को सीखो, इंटरेस्ट जगेगा, इंटरेस्ट जगेगा,
प्रैक्टिस करोगे मजा आने लगेगा, चीजें लंबे टाइम तक याद रहेगी। तो दिस इज द ट्रुथ जो तुम्हें मैं बता रहा हूं, और वो चीज अगर सीखोगे तभी तुम सेलेक्ट हो सकते हो, अदरवाइज मजा ले सकते हो बस, सेलेक्ट नहीं हो सकते बेटा, डॉक्टर नहीं बन सकते। ये ट्रूथ है, बता दिया मैंने। और जिसको समझ में आ रहा होगा वो बन जाएगा, जिसको नहीं होगा वो रोएगा, और क्या। इसलिए अरे अभी पांडे सर को मैंने देखा पेपर जिस दिन डिस्कस कर रहे थे, सारे क्वेश्चंस डिटेल में, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नीडेड कि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, सारे फिजिक्स को फील करना चाहिए, तभी तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगा। वहां यार तुम फील कर रहे हो कि एक प्रेशर लेवल अगर हाई हो जाता है तो बच्चों को कुछ याद रहता है क्या? वहां वही चीज याद रहता है जो तुम बेसिक फंडामेंटल से क्लियर करके आए हो। हाँ, तुम्हारा प्रैक्टिस, तुम्हारा स्पीड उस क्वेश्चन को 30 सेकेंड में सॉल्व करवाता है, और ये भी ट्रूथ है। तो बच्चों मैंने बता दिया तुम्हें काफी बात। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं सर। लेकिन अब मैं सबसे पहले, भाई इतने क्वेश्चन और हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने उठाया रिजोनेंस, और मैंने रिजोनेंस को अब भाई पैटर्न वाइज मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, पता है तुम्हें, एक एक चीज पैटर्न वाइज चलता है। अब नोट्स बनाने में तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो अब मैं रिजोनेंस का पेज लाया हूं। रिजोनेंस समझाना बहुत ही मजेदार है, जरा सा सुनना बच्चों, तगड़ा फील आएगा, क्योंकि अब पुराना जो डीपीपी मैंने दिया था वो जाके करना दमादम होगा, और आज का डीपी तो मजा ही आएगा। चलो पहले रिजोनेंस पढ़ो, आज का सारा क्वेश्चन रिजोनेंस से है। तो मैंने अगर पूछा है कि सीरीज एलसीआर सर्किट बेटा, तो सीरीज एलसीआर सर्किट का अगर तुम्हें पूछेगा क्वेश्चन कभी भी, तो क्या करोगे? ये होगा एल, ये होगा सी, ये होगा आर। अच्छा सर, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ओके बच्चे लोग, क्या बोल रहे हो? प्लीज बोलो। √2 कहां गया? क्या बोलना चाह रहे हो? कौन सा √2 कहां गया? अरे √2 से ही √2 कैंसिल हुआ ना यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? सही में निपटे ही हो यार, सही में नीच को ही पढ़ा रहा हूं, कभी कभी एकदम याद आ जाता है, भूल जाता हूं मैं। अबे यार √2 कहां गया? खेत में गया। बोला तो IRMS लेने गया। IRMS क्या होता है? I0/√2 नहीं होता है क्या? तो I0 ने, प्रश्न वालों ने बोला ना एम्पलीट्यूड, बोला एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, इसका मतलब पीक करंट। 1000 बार बोला ना बेटा पीक करंट, तो ये क्या हो गया? पीक करंट तो हो गया 10√2, और डिवाइडेड बाय √2, तो ये √2 कैंसिल हो गया। खुपाच है ना बच्चे? तो याद रखो यार, टकाक मजा ले रहे हो तुम लोग, जबरदस्त वाला। नहीं बोलो, अरे इतनी बार बताया एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का मतलब पीक करंट। तो √2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा RMS करंट। तो √2 कहां गया? अरे दोनों √2 खत्म हो गया भाई, अब क्या बताऊं मैं। गजबी हो भैयो। ओहो, ये बात था क्या? हाँ अच्छा, यहां का पूछ रहे हो क्या? दोनों √2 कहां गया? अरे कुछ लोग ऐसे पूछ रहे हैं क्या, अरे ERMS ही निकाला है हमने, तो √2 का क्या मतलब है? अब ERMS यहां से उठा ले। ये V क्या है एक्चुअल में? ERMS है। ओ माय मिस्टेक, माय बैड, मैंने ये नहीं लिखा था ERMS होता है। 50 बार बताया, खोपड़िया उड़ा दूंगा मैं। 50 बार बताया ERMS होता है और या ERMS होता है। अच्छा तो ये क्यों नहीं किया? ये लिखा क्यों? बताओ क्यों नहीं लिखा? अबे ये कर और लिखना चाहिए सर, आपने कॉमा क्यों दे दिया? या ये कर, दोनों में से एक करने से आंसर आता। हम ये भी कर सकते थे, ये भी, लेकिन मेरा मन कर गया कि √2 जब यहां है तो √2 को निपटा ही दो, क्यों √2 एक्स्ट्रा लाओगे यहां पे? तो इसीलिए मैंने इसे चूज किया। तुम ये चूज कर लो, आंसर सेम ही आएगा और मजा उतना ही आएगा जब 4 मार्क्स मिलेंगे तुम्हारे झोली में। ठीक है बेटा? ओके सर, बहुत ही मजेदार, दमकदार, चमकदार। चलो सीरीज एलसीआर सर्किट की जब आप बात करेंगे, सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करोगे तो ये LCR एक बोल रहा है कौन है ये लोग? ये लोग हमारे देश के भविष्य हैं बेटा, जो फ्यूचर में पेपर लीक कराने वाले हैं और फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले हैं। समझ रहे हो? और अभी यहाँ पे पता नहीं स्टूडेंट बन के आए हैं या क्या बन के, लेकिन ऐसे भी आ जाते हैं। क्या करें बेटा,
पांडे सर ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना दिया, जिसको मने आओ ज्ञान मट रहा है, लेते जाओ 3500 देते जाओ, है ना। तो ये लोग वहीं के कौन है, ये लोग कहां से आते हैं, सचिन सर का डायलॉग चिपका दिया यार तूने तो ये लोग आ जाते हैं जहां मन करता है वहां से आ जाते हैं और आते ही रहते हैं, समझ रहे हो ना। तो चलो तुम तो इधर आ जाओ, अच्छा डॉक्टर बनना है तो चलो, नहीं तो पता चला पेट का इलाज करने के टाइम पे तुम हड्डी तोड़ के भगा दिए पेशेंट को, है ना। ऐसे भी डॉक्टर बनेंगे, ऐसे लोग तो ऐसे डॉक्टर बनेंगे। तो ये क्या होगा VL, ये क्या होगा VC, ये क्या होगा VR। अब मैंने ऐसे बोल दिया तो 2-4 जगह जाके लिख भी देंगे, तो ऐसे होता रहेगा, समझ ही रहे हो तुम लोग, ये सब ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार, दमकदार, चमकदार। अब तुम्हें मुझे बताना है इसका, जब मैंने फेजर बनाना तो Z का वैल्यू सीधा लिखता हूं मैं, Z का वैल्यू सीधा लिख दूं क्या यार। अरे सर इधर आप R लिखो, इधर आप XC लिखो, अच्छा XL लिखो, इधर आप XC लिखो। ओके, मान लो तुमने इसका फेजर बनाया और मजा ले लिया बेटा, तो ये हो गया R, और इधर आपने क्या लिखा है बेटा, ये हो गया XL माइनस XC, बहुत ही बढ़िया। और इसका जो Z का वैल्यू होगा वो तुम्हें पता है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखना बेटा, मजा अब आएगा रियल में, ठीक पक्का। तो यहां पे बेटा Z का वैल्यू अगर तुम्हें निकालना है तो करोगे क्या बताओ मुझे। सर Z तो आपने ही निकाल दिया, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके बेटा, बहुत ही बढ़िया। क्या XC माइनस XL हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता बचवे, ये तब है इफ XL इज ग्रेटर देन XC है, तो क्या हमें तो 2 बार लिखना चाहिए? नहीं, स्क्वायर है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और Z का वैल्यू कुछ लोग अगर ऐसे बोले तो रोना नहीं है हमें, XC माइनस XL भी हो जाएगा। सर आपने यही तो बताया था अभी तुरंत कि माइनस कॉमन लोगे और स्क्वायर है तो उड़ जाएगा बेटा, तो XL माइनस XC या XC माइनस XL, कोई बात नहीं है। रिजोनेंस क्या होता है ये बताओ सर, पहले तुम सर्किट का करंट बताओ बेटा। तो सर्किट का जो जनरल करंट है वो क्या होगा जरा ये बताओ। तो सर्किट का पीक करंट बताओ, आरएमएस करंट बताओ और जनरल करंट बताओ आई। जनरल करंट अगर मैं सर्किट का लिखूं आई, तो तुम लिखोगे E नॉट साइन, अब मैं देखो ओमेगा टी प्लस फाई लिखा। इस फाई के लिए कितने लोग परेशान हो रहे हैं, जल्दी से हंस के दिखाओ। मैं हो रहा हूं परेशान मास्टर जी, बता दो कितने लोग इस फाई के लिए परेशान हो रहे हैं, या आधे को चमक गया सर ने फाई क्यों लिखा था। अगर तुम्हें ये वाला फाई समझ में आ गया बेटा तो जल्दी से फटाफट बता दो, फटाफट। बहुत ही बढ़िया, नींद में फिजिक्स आ रहा है। ये फाई तुम्हें एकदम चमक गया, क्यों लिखा मैंने? पक्का फाई तो आना ही है सर, क्योंकि ये अभी तो आपने गारंटी दी नहीं है कि XC XL बराबर है या क्या है VLVC, तो फाई तो आना ही है सर। चमका, मजा ही दिला दिया सर, चमका क्या, एकदम चमक ही रहा है। ओके, ज्यादा मत चिमका, दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा लाइट हो गया तो दिखने में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अब आई का वैल्यू क्या होगा सर? इस आई का वैल्यू बेटा E नॉट बाय Z भी लिखना है। अब देखना बाय Z का वैल्यू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर और इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि अब फाइव आप इसलिए लिख रहे हो क्योंकि कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स, है ना बेटा। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं बेटा कि ये जो करंट है ये अब इस जो सर्किट की मैं बात कर रहा हूं LCR सर्किट में सबसे ज्यादा करंट हो, इस दुनिया का सबसे ज्यादा करंट हो, मैक्सिमम करंट सर्किट में हो। अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि सर्किट में मैक्सिमम करंट हमें चाहिए तो क्या होना चाहिए? हमारा मकसद है सर्किट में मैक्सिमम करंट हो, एट मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। इफ लिखता हूं, इफ करंट इन द सर्किट, करंट इन सीरीज LCR सर्किट इज मैक्सिमम, ये कब होगा देखो जरा सा। सर E नोट को तो आप चेंज कर नहीं पाओगे, साइन वाइन को तो ये तो फेज की बात कर रहा है, ये भी चेंज नहीं कर पाओगे, इसका ही मैक्सिमम करंट एक बार निकाल दो सर। तो
आई नॉट लिख देता हूं तो मैं लिख देता हूं ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अच्छा, बार बार मैं जान के ये सब चीज चेंज कर रहा हूं, एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी माइनस एक्सएल। अब रो मत देना कि ये क्यों कर दिया, माइनस कॉमन लेके तुम कुछ भी कर सकते हो। लिख दूं क्या, माइनस कॉमन लेकर कुछ भी कर सकते हो। अच्छा सर, तुम लोगों का कोई ठिकाना नहीं। ठीक, तो z मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला चीज जब कम हो जाएगा तो ऊपर वाला चीज बढ़ जाएगा, यही हमें पता है सर। और यहां से समझ में आया कि अगर तुम्हें करंट चाहिए मैक्सिमम, अगर तुम्हें करंट चाहिए मैक्सिमम तो z होना चाहिए मिनिमम। इफ I should be maximum then Z should be minimum। और Z क्या है, ये है, ये है ये। तो ये जो सॉरी ये थोड़ी है Z तो ये है सर। हाँ, अब इसको जरा सा लिखो, Z है क्या सर, रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखना जरा सा, इसको थोड़ा और ओपन करके लिखता हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मतलब ओमेगा एल, ओके, माइनस ये हो गया 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। अब देखना यार, यहां पे z मिनिमम तब हो सकता है, z का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो z मिनिमम तब होगा जब इधर मिनिमम करो, लेकिन क्वेश्चन में जो रेसिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू होगा उसको तो तुम चेंज ही नहीं कर सकते। तो अब तुम मुझे बताओगे सर यहां पे ओमेगा है, ओमेगा एक्चुअल में क्या है, वो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी है। पता है, तुम बिग एफएम समझते हो, रेड एफएम सुनते हो, कभी कभी गाना कार में चला देते हो ना, है ना, तो रेड एफएम 93.5 रेड एफएम बजाते रहो और बजते भी रहो, ठीक है, ओके। तो होता क्या है, होता क्या है, अरे इंग्लिश थोड़ी सिखा रहा हो, रॉन्ग इंग्लिश, महान ही हो तुम सुमन सेन, महान हो, महान आत्मा हो। महान आत्मा से हम बात नहीं करते, हम तो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से बात कर रहे हैं। यहाँ इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ फिजिक्स सिखा रहा हूँ, इधर आ जाओ, इंग्लिश का जाके ट्रेनिंग ले उधर इंग्लिश के मास्टरों से, हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। तो ये ओमेगा एल और 1/ओमेगा c हो गया। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया। अब देखना बेटा, ये आर स्क्वायर हो गया, ओमेगा एल माइनस ओमेगा c हो गया, ठीक है ना बच्चे। तो क्या होगा सर, ये आर को तो आप छू नहीं पाओगे क्योंकि क्वेश्चन वालों ने दे दिया, और हमें सुनना है 93.5 रेड एफएम। तो वैसे टाइम पे हम ये जो ओमेगा है ये एक्चुअल में 2πf है बेटा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, ये फ्रीक्वेंसी जो है, इस फ्रीक्वेंसी को तुम ट्यून कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में है कि C और L को एक ओमेगा ऐसा लेके आओ जो ये दोनों बराबर हो जाए, इसका मतलब ये ओमेगा पे डिपेंड करता है। तो एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ओमेगा एल और ये ओमेगा 1/ओमेगा c मतलब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए। जिस टाइम में ये बराबर हो जाए उस टाइम में ये 0 हो जाएगा, और जिस टाइम में ये 0 हो जाएगा उस टाइम में z का वैल्यू सिर्फ रेसिस्टिव होगा। इसका मतलब z का मिनिमम वैल्यू तब होगा, z का मिनिमम वैल्यू तब होगा जब XC और XL बराबर होगा, और जिस टाइम पे XC XL बराबर होगा उस टाइम पे ये हो जाएगा 1/ओमेगा c और ये हो जाएगा ओमेगा L। और यहां से तुम बोलोगे ओमेगा ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 1/LC, ये L और C, तो ये ओमेगा का वैल्यू हो गया 1/√LC। इसे बोलते हैं एंगुलर रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अरे इसे बोलते हैं ओमेगा नॉट, एंगुलर रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, एंगुलर रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अरे भाई एकदम समझ में आ गया। और इस टाइम पे सर्किट का करंट होगा मैक्सिमम, यानी कि जिस टाइम पे सर्किट का करंट होगा मैक्सिमम उसका अब थोड़ा ग्राफ बनाते हैं। कैसा, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ग्राफ बनाते हैं। पहले एक चीज और, तो यहां से मैंने लिखा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। यस, ओमेगा नॉट को मैं लिख सकता हूं 2πf नॉट, एफ नॉट को मैं बोलूंगा रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा 1/√LC
LC। तो यहां से F0 का वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो हो जाएगा 1/2π√LC। ओके सर, 1/2π, कलर चेंज करो, 1/2π√LC। ओके सर, ये मजेदार बात है, 1/2π√LC। बोलो अब कोई बच्चा क्या बोल रहे हो, ये दोनों इंडिविजुअल जीरो हो जाए। तब बेटा जब इंडिविजुअल जीरो हो गया तो LCR कहां से हुआ भैया, वो तो R हो गया यार, LCR थोड़ी हुआ उसमें। अरे यार एक बच्चा बोल रहा है जब XC XL दोनों जीरो हो जाए, अरे दोनों जीरो हो जाएगा तब तो यही बचेगा ना बचवे, हमें तो सीरीज LCR सर्किट का रिजोनेंस पढ़ना है यार। हमें क्या पढ़ना है, सीरीज LCR होना चाहिए, L भी होना चाहिए, C भी R भी, और वैसे टाइम पे सर्किट का रेसिस्टेंस बिल्कुल जीरो होना चाहिए। और जब वो सबसे नीचे हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा, तो क्या बोलोगे तुम, तब तुम बोलोगे यहां से बेटा कि करंट सर्किट का मैक्सिमम होगा, Z मिनिमम होगा, और उस मिनिमम Z का जो वैल्यू होगा वो XC जब XL के बराबर होगा, और उस टाइम पे ओमेगा ये होगा। जब XC XL के बराबर होगा तब ये दोनों बराबर होगा, और ये Z जो होगा यहां का Z वो एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा Z मिनिमम में, और इस Z मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये निपट जाएगा, और ये निपटने के चलते ये सिर्फ रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये देखो कितना मजेदार चीज तुमने सीखा है कि एट रिजोनेंस द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। तो रिजोनेंस हो क्या रहा है, दो फ्रीक्वेंसी मैच करता है। कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी, जरा देखना यहां पे आर क्या बोल रहे हो, यस वेरी गुड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हमने अब निकाले हैं। ये क्या है, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, एंगुलर रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। जब रिजोनेंस अकर करता है तब क्या होता है, XC = XL होता है। सर्किट में Z जो होता है वो R के बराबर होता है, मतलब बिहेवियर ऑफ द सर्किट इज रेसिस्टिव इन नेचर होता है। मतलब रिजोनेंस एक्चुअल में है क्या, उसको समझने के लिए इस सर्किट का हम एक I वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास L, C और R था, हमने क्या किया, इन जनरल एक सर्किट को सॉल्व करके करंट निकाला। अब मैं क्या चाहता हूं, करंट वर्सेस ओमेगा के ऊपर ग्राफ बनाता हूं। जब मैंने करंट वर्सेस ओमेगा के ऊपर ग्राफ बनाया तो हुआ क्या, जरा देखना। हुआ ये कि ऐसा ग्राफ बना, सुनना बात को अब ध्यान से। जब मैं करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाया, एक्चुअल में अब रिजोनेंस का फील दिला रहा हूं, तो हुआ क्या, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या लीनियर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, ओमेगा। यहां पे है करंट। तो अब थोड़ा सा सर्किट को ढंग से सीखना है। हुआ क्या, सर्किट में जैसे ओमेगा को मैंने बढ़ाया, ओमेगा को बढ़ाया तो एक बढ़ेगा एक घटेगा। सपोज कर लो कि ओमेगा को मैंने यहां से बढ़ाया, मैं इसका फील दिलाऊंगा कि ग्राफ कैसे बनता है, एक्चुअल फील दिलाऊंगा। तो ये सर्किट इस तरीके से करंट को बढ़ा रहा होता है, 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 और एक टाइम आता है यहां पे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी मिला ना हमें, वो एक्चुअल में वही फ्रीक्वेंसी मिलता है जो कि हमने यहां से निकाला है, कितना, 1/√LC। और 1/√LC के टाइम पे सर्किट का करंट सबसे मैक्सिमम था I0, और इसका जो वैल्यू था वो वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर था, E0/R के बराबर था। तो हमने बोला कि सर्किट में ये दोनों फ्रीक्वेंसी XC XL बराबर होने के चलते मैच किया है, और करंट में मैक्सिमम करंट फ्लो किया सर्किट में, और फिर से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के जब हमने ग्राफ बनाया तो कैसा बना, ये घटना शुरू हो गया। ये करंट क्या हुआ, घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया। तो जब हमने ये डेटा से, कौन से डेटा से सर, ये डेटा से, हमारे पास करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक इक्वेशन था, हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, तुरंत से करंट मिला, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, करंट मिला, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, करंट मिला। जिस टाइम पे हमें ये वाला पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट ω0 वाला पॉइंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्किट का करंट जो था मैक्सिमम था, और उसका वैल्यू एक्चुअल में E0/R था।
तो हमने बताया कि एक्चुअल में ये तो E0/Z होना चाहिए, और इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, ये ZR के बराबर है। और इस टाइम पे सर्किट में ट्यूनिंग बहुत ही जबरदस्त होती है। तो जैसे तुम सारा बताऊंगा स्नेहा, आई विल डिस्कस इट जस्ट राइट नाउ बेटा, कि किस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी कम में ऐसा बना, इस टाइम पे कैसा बिहेवियर, इस टाइम पे ये सर्किट घटाएं क्यों बढ़ाएं क्यों, आई विल डिस्कस इट। वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट वेट। तो अब क्या हुआ यहां पे हुआ क्या, हमें चाहिए था सर्किट में मैक्सिमम करंट और ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी का बेस्ट। अब सुनना बात को, मैंने कोई मान लो तुम अगर रेडियो सुनते होगे, मैंने अभी बताया था 93.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ऐसे बोलता है ना 93.5 रेड एफएम। वो 93.5 एक्चुअल में क्या होता है जानते हो, फ्रीक्वेंसी को बताता है। और तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, बचपन में रेडियो चलाए हो ऐसे टिक 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 ऐसे घुमाते रहते थे हमारे दादाजी लोग, तो वहां पे आवाज आती थी, देखो। तो वो करते क्या थे, तुम इसी एल और सी को सेट करते थे। एक्चुअल में तुम्हें इस एल और सी को सेट करते थे, ये एल और सी को, और तुम्हारे पास जो फ्रीक्वेंसी था वो मैच करता था उस फ्रीक्वेंसी से जिसपे कि ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट और सारा रेडियो टेलीविजन से हो रहा था, समझ रहे थे, ब्रॉडकास्ट हो रहा था। उस टाइम पे वो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा था, तो तुम्हें बहुत ही बढ़िया साउंड मिल रहा था, क्योंकि वो डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी था। ऑल्दो तुम थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी को अगर ऐसे ऐसे करते थे तो आवाज आने लगती गिर्र, ये सब, क्योंकि इसका कुछ रेंज भी है। ये रेंज, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो रेंज होता है, ये एक्चुअल में हाफ पावर पॉइंट पे होता है। इस ओमेगा के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट हमने कंसीडर किया है, और इसे हम बोलते हैं बैंड विड्थ। तो हम ये अभी इसके बारे में डिटेल होगा, अभी डिटेलिंग होगी, लेकिन एक बात समझो पहले कि कभी थोड़ा सा भी तुम इस रेंज में भी आ जाते थे ना, तुम्हें आवाज आना शुरू हो जाता था, वाह गाना चल रहा है एकदम, लता मंगेशकर एकदम मस्त गा रही है ना। तो अब क्या हो रहा है, अगर तुम इस रेंज में पहुंच जाते थे तो भी मैक्सिमम करंट के रेंज में थे तुम। तो ये मैं पढ़ाऊंगा अभी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड ऑल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूं एक्चुअल में इसका क्या है। तो यहां पे क्या हुआ, तुम थोड़ा सा एकदम गाना सुन रहे हो मस्त वाला, है ना, विविध भारती पहले चलता था यार, कितने साल पहले, 15-20 साल पहले। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस रेंज में भी तुम्हारा कुछ कुछ आवाज आने लगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच होने लगा वहां से। लेकिन जब इस पॉइंट पे तुम पहुंच जाते थे ना, उस टाइम पे मस्त ट्यूनिंग होती थी और जबरदस्त आवाज आता था, सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी से तेरा फ्रीक्वेंसी मैच होता था। तो मैंने तुमको बहुत बार एक बार बोला हुआ है कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी और मेरा फ्रीक्वेंसी जिस दिन मैच कर गया ना, उस दिन बेटा रेजोनेंस अकर करेगा, और हम 4 के रख देंगे बिल्कुल, और सिलेक्शन का लाइन लगा देंगे अपने ही बैच में से। लेकिन तुम्हें भी अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा, और मुझे भी अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। हम दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे आ जाएं तो मजा आ जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारा फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं होता, तो बेटा तुम्हारा कभी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, कोई भी आ जाए तो भी नहीं होगा, क्योंकि तेरे को आदत ही नहीं है चेंज होने की। और ये दुनिया में वही सक्सेसफुल है जो रियल में चेंज होना जानता है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है, वही सक्सेसफुल होता है ना बच्चों। तो बच्चों एकदम मस्त मजा आ गया है तुम लोगों को। तो फ्रीक्वेंसी मैच कराना बहुत ही जरूरी है, और वो फ्रीक्वेंसी मैच जिस दिन हो गया उस दिन मजा ही मजा आ जाएगा। अब मैं यार 1-2 चीज बताऊंगा यार, रुको, आज का डीपीपी सॉल्व नहीं होगा, रुक जाओ यार 5-10 मिनट। अब यहां से एक एक चीज का फील करते हैं। ये 0 पे क्या होगा वो देखते हैं, 0 पे क्यों कुछ करंट है ये भी देख लेते हैं, है ना। मतलब यहां पे नजदीक लाओ, तो यहां से स्टार्ट जनरली नहीं करते हैं, क्यों, ओके, ऐसे ले जाते हैं। रेंज का क्या मतलब है, क्यों ग्राफ बढ़ा, क्यों बढ़ा, इधर के हालत में क्या हालत है, इस टाइम पे क्या है, इसके बाद क्या है। तो ये सारा एनालिसिस करके एकदम तगड़ा मजा लेने वाले हैं। बस अब एक बार जबरदस्त ध्यान दो। तो रिजोनेंस में क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, कैसे है, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस क्या है, सबको पॉइंट वाइज मैं तुम्हें समझाता हूं। चलो आ जाओ, चलो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा है सर, चलो फर्स्ट पॉइंट क्या सीखा सर हमने, फर्स्ट पॉइंट #फर्स्ट पॉइंट क्या, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस क्या है।
कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि एट रिजोनेंस द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। कंडीशन ऑफ रिजोनेंस क्या है? XC इज इक्वल टू XL जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा, और उस टाइम पे जो होगा सर्किट का करंट मैक्सिमम, और यहां से हमने देखा ओमेगा जो होगा वो 1/√LC होगा। इसको रीजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और ओमेगा नॉट भी बोलते हैं। यहां से एक और चीज बता दिया, फ्रीक्वेंसी जिस टाइम पे 1/2π√LC हो जाता है उस टाइम पे हमारे को क्या मिलता है? XC XL के बराबर हो जाएगा। ठीक, हाँ सर। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा कि जब सर्किट में रिजोनेंस होता है मतलब XC XL के बराबर होता है, उस टाइम पे सर्किट का करंट कितना होता है? तो एट रिजोनेंस द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। रिजोनेंस एक कंडीशन है। अगर कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज रिजोनेंस, इस LCR सर्किट का एक कंडीशन है रिजोनेंस। जिस टाइम पे LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को एक स्पेशल नाम दिया गया है और दैट नेम इज गिवन एज रिजोनेंस। तो रिजोनेंस जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? क्योंकि इस टाइम पे दो फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा होता है, तो हमेशा जब दो फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा हो तो हम उसे रिजोनेंस का नाम देंगे, बहुत जगह नाम देंगे। तो यहां से अगर तुम पूछते हो व्हाट इज रिजोनेंस, तो रिजोनेंस इज अ कंडीशन ऑफ सीरीज LCR सर्किट एट विच XC and XL both becomes equal and circuit has a maximum current. The impedance of the circuit becomes R and that instant the impedance of the circuit is minimum. Getting पूरा बात समझ में आ गया? ओके सर, बहुत ही बढ़िया। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पहला पॉइंट कंडीशन ऑफ रिजोनेंस XC इज इक्वल टू XL, वहां से ये आ गया। एट रिजोनेंस क्या होगा? इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम हुज वैल्यू इज R। तो डायरेक्ट आंसर करोगे यार, अब तो तुम डायरेक्ट आंसर करोगे दमादम तरीके से। हाँ सर, बात सही है, एकदम करेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? तीसरा पॉइंट क्या है? ओके, एट रिजोनेंस द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस इज XC इज इक्वल टू XR। तीसरा पॉइंट क्या है? एट रिजोनेंस द करंट इज गिवन बाय E0 by R. I0 is given by E0 by R. IRMS is given as ERMS by R. Yes sir. अब एक तगड़ा बात तुमसे मैं जानना चाहता हूं, यदि बेटा 10 के 10 मिनट के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए इन्हीं के ऊपर DPP में दिया गया है। 12 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस बस इन्हीं लाइन को याद रख के होगा। बोलेगा रिजोनेंस है, बताओ सर्किट में, मैं बताता हूं, अभी बताता हूं, क्वेश्चन भी करवा दूंगा अभी बना के, अभी पहले सारा समझो। एट रिजोनेंस I जो होगा I0 वो E0 बाय R के बराबर होगा, IRMS ERMS बाय R के बराबर होगा, लेकिन सर्किट में L भी है और Z भी है, C भी है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताओ कि सर्किट में करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना होगा एट रिजोनेंस। अगर तुम बता दिए तो मजा आ गया। चौथा पॉइंट में मुझे, चौथा पॉइंट तुम लोग बताओ कि एट रिजोनेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF एट रिजोनेंस एट रिजोनेंस, जल्दी से बताओ, करंट और EMF के बीच का फेज। वाह बेटा, लोग मजा दिला दिए हो सही में बचवे, क्योंकि भाई तुमने सबने देखा कि भाई XC और XL निपट चुका है, तो यही तो फेजर बनेगा सर, R और इधर EMF था, यानी कि एट रिजोनेंस करंट इज इन फेज विद EMF। करंट और EMF सब रेसिस्टेंस के डायरेक्शन में। एट रिजोनेंस करंट इज इन फेज, इन फेज का मतलब 0 डिग्री का फेज डिफरेंस। करंट इज इन फेज
विद वोल्टेज या ईएमएफ, कुछ भी लिख सकते हो। यानी कि डेल्टा फाई जो लिखोगे, क्या डेल्टा फाई जो लिखोगे वो 0 होगा, किसके बीच में, करंट आई एंड वी के बीच में। ये मजा आ गया यार सर। अब जानते हो बच्चों, मैं यही पूछूंगा, एल को ट्रिपल कर दिया, सी को कितना करूं कि नया रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम हो पुराने रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के। क्या नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, तुम लोग बताओ यार। अगर मैं पूछूं, लैंग्वेज बनाऊं क्वेश्चन का, करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज, देखना कितना, एक क्वेश्चन बना देता हूं, ये लो, मैंने एक लैंग्वेज बोला, करंट इज इन फेज विद ईएमएफ, find the current in the given circuit। अगर मैंने यहां पे एलसीआर सर्किट बना दिया, जल्दी से आंसर बताओ। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 50 100 ओम मान लो, 100 ओम, 100 ओम, एक्सी का वैल्यू आ गया 2 ओम, एक्सएल का वैल्यू भी बताओ क्या होगा। क्या बोला, फाइंड द करंट इन द गिवन सर्किट एंड वैल्यू ऑफ एक्सएल। खुद बताओ जल्दी से। सर अभी तो आपने सिखाया कि जब भी करंट इन द फेज विद ईएमएफ होगा, सीरीज एलसीआर सर्किट में रिजोनेंस आकर करेगा। अगर ये क्या 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 ये क्या हो गया, रिजोनेंस अकर करेगा तो एक्सी एक्सएल के बराबर होगा। एक्सी कितना है 2, तो एक्सएल भी कितना होगा 2। ये लो मजा जीवन का। अरे भाई इतना फास्ट बनता है क्या? हाँ, और करंट मैक्सिमम होगा, करंट का वैल्यू ई आर एम एस बाय आर के बराबर होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और ई आर एम एस हो गया 220 बाय 100, आंसर कितना होगा 2.2। लो मजा जीवन का। क्या तुम लोगों में से हर एक बच्चा रिजोनेंस को फील किया है अभी? और एक्सी मजा दिला दिया बच्चा लोग, और जबरदस्त मजा दिला दिया है। तो इसके ऊपर अभी बहुत सारा काम बाकी, अभी मैंने रिजोनेंस खत्म नहीं किया। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाफ पावर पॉइंट क्या होता है, या हाफ पावर पॉइंट क्या होगा, मतलब शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस को डिटेल में डिस्कस करना है मुझे। मैं अभी ये बताऊंगा कि इनिशियल टाइम में क्या होगा, बीच में क्या होगा, और यहां पे तो मुझे एक और चीज बताओ, इस सर्किट का बिहेवियर, इस एलसीआर सर्किट का बिहेवियर रिजोनेंस के टाइम पे कैसा होता है। एलसीआर सर्किट क्वालिटी फैक्टर बताऊंगा, सब बताऊंगा पूरा। अभी बचा हुआ है बहुत सारा कहानी, पहले बता दे रहा हूं, लेकिन आज का डीपीपी पूरा सॉल्व होगा। और तुम मुझे पहले यह बात बताओ कि एलसीआर सर्किट का बिहेवियर एट रिजोनेंस कैसा होता है। तो यह भी पॉइंट मेंशन कर लो बेटा, 5वां पॉइंट, द बिहेवियर ऑफ एलसीआर सर्किट एट रिजोनेंस। बिहेवियर ऑफ एलसीआर सर्किट, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? हटाओ इस पेज को, अगले पेज में लिखो। देखो जल्दी से 5वां पॉइंट लिखो, द बिहेवियर ऑफ एलसीआर सर्किट एट रिजोनेंस इज रेसिस्टिव इन नेचर। क्या तुम सबने बोला प्योरली रेसिस्टिव? प्योरली रेसिस्टिव इन नेचर। अब तुम लोग थोड़ा मेरा बात ध्यान से सुनना। अब शुरुआत में और लास्ट में क्या था सर, उस डायग्राम में वो समझना पड़ेगा हमें। बस ये लास्ट टॉपिक समझा रहा हूं यहां से कि ये शुरुआत और लास्ट में क्या था। तो इस फोटो को मैंने किया कॉपी और इस फोटो को लेके आ गया नीचे, क्योंकि यार नोट्स अब मैं तुम्हें तगड़ा देता हूं, तुम्हें पता है। हाँ सर चलो, अब मुझे यह बताना है कि शुरुआत में क्या होगा। जरा सोचना, शुरुआत में हो क्या रहा है भाई? चार वाला कौन सा है?
4 वाला पॉइंट समझ नहीं आया, क्या बोले जा रहे हो? एट रेजोनेंस करंट इज इन फेज विद वोल्टेज। अरे बच्चों, अरे एक्सी और एक्सएल दोनों बराबर हो गया ना, तो ऊपर नीचे खत्म, तो ऐसा ही तो बनेगा। और ऐसा जो सर्किट बना था वो कब बना था, खुद ही बताओ। ऐसा ऐसा ही तो बनेगा, ईएमएफ भी इधर, करंट भी इधर, तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का ही तो रोल हो गया। इसलिए तो बोला करंट और ये दोनों सेम फेज में होगा, है ना, है ना, है ना, है ना, जल्दी से बता दो, तगड़ा, एकदम मजेदार। यस बच्चा लोग, अब ये बात समझाना है मुझे कि ये घटा क्यों और बढ़ा क्यों, है ना। और ये बताना है मुझे कि इस पॉइंट पे जब तुम फ्रीक्वेंसी 0 थे तब क्या काम था, फ्रीक्वेंसी को 0 करके बढ़ाया 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 बढ़ाया, एक टाइम पे मैक्सिमम कैसे पहुंचा, और फिर घट कैसे गया, ये हमें समझना पड़ेगा बच्चों। और एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा बेटा, एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा। कौन सा ग्राफ सर? इंपीडेंस का ग्राफ बेटा, इंपीडेंस का ग्राफ। तो अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हें पता ही है, कोई बात नहीं है बेटा, अभी बहुत समय लग जाएगा, और 7:02 हो गया है, तो आप लोग आराम कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आज का डीपीपी पूरा सॉल्व होगा। आज अगर तगड़ा मजा ले लिया हो तुम रिजोनेंस में, एट रिजोनेंस द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, वैल्यू इज आर। At resonance, the frequency of the circuit is given by 1 by root under LC, and current is in phase with voltage। पूरा LCR सर्किट का फील आ गया, तो तगड़ा एक बार आग लगा के मजेदार तरीके से बता देना, मस्त मजा आ गया, पूरा चमक गया और सब कुछ जबरदस्त हो गया सर। तो बच्चा लोग, अभी 3 4 5 क्वेश्चन हमेशा की तरह मैं लाता हूं और ये छूट जाता है यार, ये बड़ा गलत है। ये देखो तो 2 4 क्वेश्चन करोगे क्या? ये 4 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अभी और है भाई साहब, समय ही हो जाता है यार, तुम्हारा प्रैक्टिस कराने के चक्कर में ना सब दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं है सर, फिर करेंगे हम एकदम सही चल रहे हैं, ना लैग हो रहा है ना लीड हो रहा है, और सब बढ़िया से करते हुए जा रहे हैं सर। चलिए, तो ये सब कुछ एकदम जबरदस्त मजा दिला दिया है बच्चों ने, और मुझे भी बहुत ही मजा आया तुम्हें पढ़ाने में। तो मिलेंगे फिर से बेटा लोग नेक्स्ट क्लास में। आज डीपीपी जरूर करना, सारे क्वेश्चंस रिजोनेंस के ऊपर ही हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। ये फील आएगा कि ये जो शार्पनेस होता है, ये जो विड्थ कम है, ये एकदम से पीक पकड़ा है, शुरुआत में क्या है बाद में क्या है, इंपीडेंस का ग्राफ कैसे होगा, तो सब कुछ समझेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चा लोग। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, ऐसे ही फोड़ते रहिए। और डीपीपी आज का होमवर्क है, जरूर करना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस नीट में आ रहे हैं, और सारे क्वेश्चन करके बताना, एकदम तगड़ा मजा आ गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, और ढेर सारा पढ़ाई करते रहिए। लव यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग, टेक केयर बच्चा लोग।